topics to be discussed today. See the editorial. First discussion will be aggressive China at line of actual control. ठीक है, जो कि पूरी तरह से आपका क्या आ जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन में आ सकता है और बायलैटरल रिलेशन आ सकता है। बायलैटरल रिलेशन मतलब क्या होता है, दो कंट्री के बीच में। ठीक है, और ये पेपर आपका जीएस पेपर 2 का भाग भी आ सकता है। उसके बाद टॉपिक जो डिस्कस करेंगे पर्शियन गल्फ। आज बताएंगे पर्शियन गल्फ का कितना सिग्निफिकेंस है भारत के रिमिटेंसेस में। रिमिटेंसेस मतलब क्या है कि बाहर से लोग कमा के भारत में दे रहे हैं, जिससे बहुत बड़ा आर्थिक व्यवस्था चल रहा है कंट्री में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल रहा है। क्योंकि हम पहले भी बताए हैं तुम लोग को कि फॉरेन एक्सचेंज जो बाहर से आता है उसमें रिमिटेंसेस में बहुत बड़ा योगदान है। आज देखेंगे कि भारत में रिमिटेंसेस वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज़्यादा आता है, उसका डेटा भी देखेंगे आज। ठीक है, और लास्ट वन क्या है, लोकस्ट है। लोकस्ट बताएं, ग्रास होपर्स की तरह ही दिखता है और ये बहुत ही अभी समस्या बन चुका है, क्योंकि एक फैक्टर है जिसको बोलते हैं इंडियन मानसून का एक फैक्टर होता है, और ये फैक्टर की वजह से आपका जो सोमालिया रीजन है यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हॉर्न अफ्रीका क्या है जी, सोमालिया है, इथियोपिया है, इरिट्रिया है, जिबूती है, ये वाला है, 4 जो कंट्री है इसी को बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इसका, चाहे स्ट्रैटेजिक ढंग से हो चाहे मानसून के ढंग से हो। तो ये सब चीज़ आज हम लोग जानेंगे करंट अफेयर्स में। ठीक है, जो पहला है एग्रेसिव चाइना एट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये 4 एडिटोरियल का मिक्सचर है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना, 3 बड़े बड़े एडिटोरियल का मिक्सचर है। तो वो एडिटोरियल कब कब आया था, उसमें देखो 17 जून 2020 को आया था हिंदू पेपर में, 16 जून को आया था और 14 जून को आया था। तीनों को क्लब कर दिया गया है और तीनों को क्लब करके बताएंगे तो बिल्कुल सी बात है, समय लगेगा क्योंकि 3 एडिटोरियल का मिक्सचर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम बता दिए जीएस पेपर 2 का भाग होगा डेट कम्स अंडर इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन। ठीक है, कॉपी खोल के देखो, सॉरी सिलेबस कहाँ है हाथ में, देखना है, तुरंत सिलेबस रिविजिट करना है। ठीक है, पेपर 2 जल्दी जाओ और लास्ट में देखो, लास्ट में कहीं मिल जाएगा तुमको, सबसे लास्ट देखो पेपर 2 का, जल्दी देखो। आज़ाद कहाँ है तुम्हारा मेंस का सिलेबस, बाय डिफ़ॉल्ट लाना है आप लोग को। यदि मिस कर रहे हैं तो बहुत बड़ा मिस कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, हाथ में होना चाहिए, सिलेबस हाथ में नहीं है तो दिक्कत है। इस सिलेबस के बल पे ही आप एग्ज़ाम को पास करिएगा, ये समझ लीजिए, क्योंकि सिलेबस समझने में लग जाता है 1.5-2 साल। और यदि इस तरह करंट अफेयर्स रोज होगा और आप सिलेबस को रिविजिट करिएगा तो सिलेबस दिमाग में छप जाएगा। यही स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं हम। कहाँ नज़र आया तुमको कोमल, कहाँ पे है, लास्ट में देखो, यस करेक्ट, 28 नंबर। रामानंद जी आप ही नहीं लाए हैं, लाइए, कोशिश करिए लाने का। ठीक है, देखो अब यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे गैल्वन वैली, ये गैल्वन वैली के बारे में बहुत करंट अफेयर्स में चल रहा है ना। आप लोग यदि न्यूज़ देख रहे हैं, नीचे जाओ अब, फिर दूसरा निकाल लियो, इसके नीचे में होगा, जल्दी खोलो, दूसरा जाओ, ये दूसरा वाला है, दूसरा वाला। पहले से डाउनलोड नहीं होता है वहाँ पे घर में, ऑटोमेटिक पता नहीं डाउनलोड ही नहीं हो रहा। अब हम क्या करें, बता तुम्हारा हो गया, तुम्हारा भी नहीं हो रहा है। बताओ तुम, हम स्टार्ट करते हैं। देखो गैल्वन वैली जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एरिया में आता है। ठीक है, लद्दाख रीजन में है। ठीक है, गैल्वन वैली कहाँ पे है, लद्दाख रीजन में है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में है। और जो अक्साई चीन है, 1962 के वार में जो हुआ था, अक्साई चीन क्या किया, उसने ले लिया जो कि हमारा हिस्सा था। ये बहुत बड़ा एरिया यानी कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने क्या किया, ऑक्युपाइड कर लिया। ठीक है, आया कमल, आया, कोई नहीं, करो आराम से करो, खाली भाषण सुनते रहो, समझ में आ जाएगा चीज़ बीज।
उसके बाद क्या है कि गैल्वन वैली कहाँ पे, ये लद्दाख रीजन में है। यहीं पे आपका स्टैंड अप हुआ था, अभी हुआ था ना फेस ऑफ। यही फेस ऑफ में क्या हुआ कि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, बहुत ही चिंता का विषय है। ऐसा बहुत पहले हुआ था और एक लंबा दशक के बाद ऐसा हुआ है आज़ाद हिंदुस्तान में, ठीक है। तो वही बोला गया है यहाँ पे, देखो, इन द वर्स्ट फ्लेयर ऑफ ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन मोर देन 5 डिकेड्स 20, हाँ क्लैश होगा ये, मगर ये क्या है, फेस ऑफ है, हथियार बंदूक से नहीं है, ये हाथ पैर से हुआ है। हाँ, क्लैश अलग है, क्लैश आपका हो सकता है गन से भी हो सकता है, मगर फेस ऑफ मतलब होता है कि आप हाथ से करते हैं। लोहा का बात उठा था, मगर जो 1997 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके हिसाब से आप बंदूक गोला वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका एग्रीमेंट हुआ था, करंट अफेयर्स में हम बता चुके हैं ये चीज़, ठीक है। उसमें क्या है, कमांडिंग ऑफिसर्स भी हमारे मारे गए हैं जो क्लासेस हुआ है चाइनीज़ ट्रूप्स के साथ। कहाँ पे हुआ है, गैल्वन वैली ऑफ लद्दाख। अब गैल्वन वैली कहाँ है, देख लो मैप में, दिख रहा है तुम लोग को, नॉट येट, अभी तक नहीं हुआ है, नहीं है, वो मैप ही नहीं है। वो मैप नहीं है, जाओ तुम थोड़ा हेल्प कर दो उसको। द आर्मी सेड देयर वाज अ कैजुअलिटी ऑन द बोथ साइड। आर्मी ने बोला है कि दोनों साइड ही क्षति हुआ है, ठीक है, मगर चाइना इस पे मौन धारण करके बैठा हुआ है। ओके फाइन। और ये आपका कहाँ पे हुआ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हुआ था, ठीक है। और ये आपका सियोक रिवर्स है, सियोक रिवर्स आपके वेस्ट साइड है और गैल्वन आपका ईस्ट साइड है। समझ गए बात को। अब क्या, इट इज़ द फर्स्ट टाइम इन 45 ईयर्स, ये पहली बार 45 साल में ऐसा घटना घटा है। पहले भी घटना घटा था, मैं एक लंबा दशक के बाद ऐसा घटना घटा है। मैप देख लो, वहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 45 ईयर्स में ऐसा हुआ है जहाँ पे चाइनीज़ ट्रूप्स में हमारे इंडियंस को मारे हैं या फिर चाइनीज़ ट्रूप्स को क्षति पहुँचा है। पहले, इससे पहले क्या हुआ था, 1975 में इंडियन पेट्रोल को, ठीक है, चाइनीज़ ने तुलांग लेक में, तुलांग ला जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, वहाँ पे भी क्लैश बैक हुआ था, ठीक है। उसके बाद सिक्किम में भी नाथुला 1967 में हुआ है, सिक्किम में भी, ठीक है, मगर सिक्किम उस समय इंडिया का पार्ट नहीं था 1967 में, पता होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। जहाँ पे ओवर 300 चाइनीज़ सोल्जर्स भी मारे गए थे और लगभग 88 इंडियन सोल्जर्स भी मारे गए थे, ठीक है, चाइनीज़ भी मरे थे। मगर बात यह है कि उस समय सिक्किम अखंड भारत का पार्ट नहीं था, ठीक है। सिक्किम पार्ट बना है 70 के दशक में, आप लोगों को पता होना चाहिए ये चीज़। अब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है, आप देखो, अब मैप का यूज़ करो यहाँ पे कि व्हाट इज़ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हमेशा मैकमोहन लाइन का बात की है, 1914 का शिमला लाइन का बात करते हैं हम करंट अफेयर्स में पहले, ये कभी हम इसलिए बात करते हैं कि 1914 में क्या था जी, ब्रिटिश का रूल था 1914 में। उस समय एक लाइन बनाया गया था, उस लाइन का नाम है मैकमोहन लाइन। सुनना है गौर से, मैकमोहन लाइन है। और ये लाइन क्या है, इंडिया और तिब्बत के बीच में जो बॉर्डर बनेगा और इंडिया, ब्रिटिश इंडिया का जो पार्ट होगा और उधर का जो पार्ट होगा चाइनीज़ पार्ट होगा, चाइनीज़ पार्ट भी नहीं, ये आपका तिब्बतन पार्ट होगा, क्योंकि उस समय तिब्बत एक कंट्री था। बाद में तिब्बत को, ऑटोनोमस एरिया को क्या किया, चाइनीज़ ने कब्जा लिया माओ जेडोंग के अंडर। वही माओ जेडोंग जिसका चाइनीज़ में फ़ोटो दिखता है तुम लोग का करेंसी में, ठीक है, आधा गंजा है वो। उसके बाद देखो क्या है, बहुत ही डेंजर रूलर था, डिक्टेटर था। उसके बाद कल बताए थे ना, जी जिनपिंग भी बहुत पावरफुल डिक्टेटर है, किसका, चाइना का, और वो निकल पड़ा हुआ है। अभी तो जानते हैं सेंकाकू आइलैंड, कोई बताएगा हमको सेंकाकू आइलैंड कहाँ पे है। सेंकाकू आइलैंड आपका डिस्प्यूट है किसके बीच में, जापान और चाइना के बीच में है, पता होना चाहिए। कुरिल आइलैंड किसके बीच में डिस्प्यूट है, कुरिल आइलैंड आपका जापान और रसिया के बीच में डिस्प्यूट है। यानी कि जो सेंकाकू आइलैंड है, ये जो डिस्प्यूट है, ये बढ़ते चला जा रहा। हो सकता है कुछ दिन में जापान और चाइना भी आमने सामने हो, उसका बुनियादी ढांचा शुरू हो चुका है, बात समझे ना। यानी कि जी जिनपिंग क्या कर रहा है, सबको आंख दिखा रहा है और सब पटक देगा उसको मिलके। क्यों, यही चीज़ जापान ने किया था सेकेंड वर्ल्ड वार में। और जापान का क्या हाल हुआ बाबू, हिरोशिमा और नागासाकी वाला काम हुआ है।
ये मत समझना कि नागासाकी और हिरोशिमा में बम फोड़ के यूएस ने बहुत बड़ा पाप किया है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जापान कुछ ज़्यादा ही उड़ रहा था हवा में, उसको शांत करने के लिए फोड़ा गया है। मगर यूएस को कभी ये पता नहीं था कि इसका रिपरकशन इतना भयानक हो सकता है। इसलिए उसके बाद वर्ल्ड में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने, ट्रीटी बने, जिसके हिसाब से आपको न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं करना होता है, ठीक है ना। इसलिए नहीं करना होता है कि ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा क्षति हो सकता है इससे। इसलिए बहुत सारा हम लोग इंटरनेशनल लॉ पढ़ते हैं इससे रिलेटेड, न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड। और इसलिए भारत जब पोखरान टेस्ट करता है तो उस समय वर्ल्ड लेवल पे बहुत थ्रेटन होता है भारत को। उसके बावजूद भी स्ट्रॉन्ग नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी, चाहे इंदिरा गांधी कर देते हैं मिलके। तो ये सभी आपका रिलेटेड है न्यूक्लियर वेपन से। तो अब इसमें समझो व्हाट इज़ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मतलब क्या है कि जब 1962 में चाइनीज़ ट्रूप्स ने अटैक कर लिया और इंडिया का बहुत सारा हिस्सा कब्जा लिया। मैंने बताया था ये चीज़ पहले कि बहुत सारा हिस्सा क्या किया, ब्रिटिश ने अपने हाथ में रख लिया। तो मैकमोहन लाइन कन्वर्ट हो गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, समझे। मैकमोहन लाइन के हिसाब से हमारे पास बहुत बड़ा एरिया था, मगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हिसाब से अब हमारे पास एरिया कम हो गए। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का किसी ने सबसे पहले इंडियन कम्युनिटी में, इंडियन प्राइम मिनिस्टरशिप में इस चीज़ को अपनाया, तो वो नरसिम्हा राव का सरकार है। नरसिम्हा राव सरकार ने ट्रीटी साइन कर दिया और बोला कि कोई बात नहीं, मतभेद है, मतभेद उसको ख़त्म करिए, ठीक है ना। बहुत 1962 से ही चला आ रहा है, तो कब ख़त्म करना मतलब एक न एक समय तो आपको ख़त्म करना पड़ेगा ना डिस्प्यूट को। और 2015 में मोदी जी भी जाकर वहाँ पे बोले कि अब उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। डिस्प्यूट होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हैवीली डिपेंडेंट है कंट्री, समझे। ये आपका थोड़ा हिस्ट्री बता दिए हम। तो यहाँ पे देखो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो कभी एग्रीड ही नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि चाइना बोलता है हमारा और ज़्यादा एरियाज़ है, समझे ना। इंडिया का जो गैलन वैल्यूज़ है, चाहे आप ये क्लासिकल एग्जांपल देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश का तवांग रीजन, इसमें क्या हुआ था 2014 और 15 में स्टेबल वीज़ा। यदि कोई करंट अफेयर 14-15 में पढ़ रहा होगा तो ज़रूर इस बात से वाकिफ़ होगा कि स्टेबल वीज़ा वहाँ से इशू करना शुरू कर दिया। इसलिए सुषमा स्वराज इस पर बहुत गर्मा गई थी और उन्होंने कहा कि ये भारत का अखंडता का बात है, आप कैसे स्टेबल वीज़ा इशू कर सकते हैं। और स्टेबल वीज़ा इसलिए इशू किया जा रहा था कि ताकि अरुणाचल प्रदेश के लोगों को वो लोभावित कर सके, अट्रैक्ट कर सके और इस एरिया पे अपना धावा बोल सके। क्योंकि 1962 में बहुत सारा एरिया अरुणाचल प्रदेश का चाइनीज़ ने रख लिया अपने हाथ में, ठीक है। इतना इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस है। अब देखो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के डॉक्यूमेंट्स जो निकाले हैं वहाँ पे देखो लद्दाख का रीजन कितना है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, लगभग 1597 किलोमीटर का हम लोग का बॉर्डर है। देखना है ये सभी चीज़ का। अरुणाचल प्रदेश का कितना है 1126, उत्तराखंड 345, सिक्किम 220, हिमाचल प्रदेश 200, यानी कि टोटल जो है वो क्या है 3488 है। मगर ये चाइनीज़ नहीं मानता है इस चीज़ को, चाइनीज़ इसको नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? एक तो सबसे बड़ी बात है कि मैकमोहन लाइन को कभी वो सही नहीं मानता है। मैकमोहन लाइन का जो एग्रीमेंट हुआ था 1914 में, शिमला एग्रीमेंट, उसको सही नहीं मानता है। क्यों? वो बोलता है कि उस समय तिब्बत उसमें शामिल था एग्रीमेंट में, हम तो थे ही नहीं, हम नहीं थे, जबकि तिब्बत मेरा एरिया है, अब हम शामिल ही नहीं, तो हम काहे बात मानेंगे आपका। ये सबसे बड़ा कॉन्टेंशियस इशू है। बात समझ में आ रहा है कुछ? ये हुआ आपका इंटरनेशनल रिलेशन समझना बहुत ज़रूरी है। ये बात हो गया। नीचे जाओ, दूसरा जाओगे तो देखो अब यहाँ पे दो चीज़ है। हमेशा से चाइना ने क्या किया है कि यहाँ पे हमेशा से दाव खेला है चाइना ने, ये लद्दाख वाला एरिया में, अक्साई चीन में। और इंडिया ने हमेशा चीज़ों को बचाने का प्रयास किया और इंडिया ने ये चीज़ को बचाने का बहुत प्रयास किया है। यानी कि हमारे जो बॉर्डर है, हमारे बॉर्डर 3 भाग में डिवाइडेड है। इसको बोलते हैं वेस्टर्न सेक्टर, इसको बोलते हैं मिडल सेक्टर और इसको बोलते हैं ईस्टर्न सेक्टर। आप समझिए बात को। तो जो ज़्यादा मतभेद है, मतभेद केवल वेस्टर्न सेक्टर में ज़्यादा है। बॉर्डर में दिख रहा है तुम लोग को बॉर्डर वहाँ पे। अब ये बॉर्डर जो है डेट इज़ कॉल्ड वेस्टर्न सेक्टर। जैसे ये मिडल सेक्टर है, ये वेस्टर्न है और ये ईस्टर्न है, ठीक है। तो ज़्यादा जो डिस्प्यूट है कहाँ पे? वेस्टर्न सेक्टर में है ये वाला डिस्प्यूट, ठीक है। और ईस्टर्न में ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं है। ये अलग बात है कि डोकलाम का इशू हुआ था, मगर जो ज़्यादा आप कहिएगा कि ज़्यादा विवाद है तो ईस्टर्न सेक्टर में विवाद ज़्यादा नहीं है, समझे। यही चीज़ यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है।
तो बोला कि इन द मिडल सेक्टर, नीचे देखिए, एंड सिक्किम LAC इज ब्रॉडली अलाइंड विद द बॉर्डर एज इंडिया एंड चाइना सीज। कहा जा रहा है कि जो मिडल सेक्टर में, यानी कि मिडल सेक्टर और आपका ईस्टर्न सेक्टर, यानी कि सिक्किम वाला एरिया और ये वाला एरिया और उत्तराखंड वाला एरिया, इसमें ज़्यादा मतभेद नहीं है। मतभेद कहाँ है? तो खाली वेस्टर्न सेक्टर में। और वो अभी कौन से रीजन के अंदर आएंगे? तो वो अभी लद्दाख रीजन के अंदर आएंगे। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को दो भाग में तोड़ दिया गया है। क्या है? एक लद्दाख रीजन है और एक आपका जम्मू एंड कश्मीर है। दोनों क्या है? अभी यूनियन टेरिटरी है। तो अब आपका पुराना डेटा आप यहाँ पे ख़राब हो जाता है, इसलिए आपको नया डेटा चाहिए होता है। और इसलिए नया डेटा के हिसाब से आपको बताया गया है, नेक्स्ट स्लाइड देखो, नया डेटा के हिसाब से बताया गया कि लद्दाख का कितना रीजन है। पहले लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को दोनों को क्लब्ड करके किया जाता था। अब जम्मू एंड कश्मीर रहा ही नहीं, जम्मू एंड कश्मीर इधर आ गया। बात समझे ना? पहले का डेटा में आप जम्मू एंड कश्मीर लिखा जाता था और अभी इस डेटा के लिए क्या मिनिस्ट्री ऑफ उसका एक्सटर्नल अफेयर्स का विजिट करना पड़ेगा और वहाँ से लिया गया है ये चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चीज़ों को। मैकमोहन लाइन का बात है, देख लेना है सभी को, बाद में जाके पढ़ना है। बोला जा रहा है कि वाई द फेस ऑफ टेक प्लेस फ्रिक्वेंटली। बोला जा रहा है कि क्यों ये फेस ऑफ हो रहा है। बाबू, फेस ऑफ का मतलब क्या होता है? आज़ाद बताओगे ज़रा हमको। हाँ, मुक्केबाजी हो रहा है। यहाँ पे गन से फाइट नहीं हो रहा है, मुक्केबाजी हो रहा है। मुक्केबाजी में भी जान जा सकता है। यही चीज़ हुआ है हमारे सोल्जर्स के साथ में। ठीक है, चिल्लाना पड़ता है, ये दिक्कत हो जाता है, समझे ना? और इससे थ्रोट का प्रॉब्लम हो जाता है। देखो, बोला कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, देखो यहाँ पे पैंगयोंग शो यहाँ पे देखो, तुम लोग को दिखना चाहिए। देखो, शो मुररी है, देख रहे हो? पैंगयोंग शो दिख रहा है तुम लोग को सभी को? यहाँ पे क्या है कि सीरीज ऑफ वो है, ये सीरीज डिपेंड करता है, वैलीज है। और ये सीरीज क्या है आपका? देखिए यहाँ पे भी लिखा गया है कि जो फिंगर्स है, फिंगर डिनोट करता है कि माउंटेन स्पर्स है। माउंटेन स्पर्स मतलब क्या है? रेंजेस है, रेंजेस है वो, स्पर्स। हाँ, रेंजेस है, बिल्कुल, स्पर्स मतलब रेंजेस ही होता है। माउंटेन रेंजेस सीरीज ऑफ है, जैसे हिमालयाज है आपका, उसी तरह सीरीज है। उसमें क्या बोला गया है पैंगयोंग जो में कि जो इंडिया का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो फिंगर 8 तक है। यानी फिंगर मतलब क्या है? यहाँ पे माउंटेन स्पर है, वहाँ 8 तक इंडिया का है। उसके बाद चाइना का आपका फिंगर 4 तक है, यानी कि माउंटेन स्पर 4 तक है। और बीच में जो एरिया होता है वो एरिया क्या है? नो मैंस एरिया, यानी कि वहाँ पे किसी का हुकूमत नहीं होगा, ना इंडिया का होगा ना। अच्छा, क्योंकि वो बफर जोन है, वहाँ पे कोई अटैक नहीं कर सकता है। मगर क्या हो रहा है कि आस्ते आस्ते जहाँ पे नो मैन लैंड स्लैब था आपका, वहाँ पे क्या हो रहा है? आस्ते आस्ते चाइनीज ट्रूप्स आ रहे हैं। जब चाइनीज ट्रूप्स आएंगे तो इंडिया का भी वो होगा, तो यहीं पे फेस ऑफ हो गया। क्यों? क्योंकि वो तो एरिया बचाना है ना। उसमें यदि चाइनीज ट्रूप आ जाएगा उस एरिया में तो जाहिर सी बात है इंडियन साइड में भी आ जाएगा तुरंत। ये इसलिए इतना बड़ा कुछ हुआ है, देख सकते हैं आप। बोला कि फिंगर्स फ्रॉम द 1 to 8 रिफर टू द माउंटेन स्पर्स दैट रन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट ऑन द लेक नॉर्दर्न बैंक। ठीक है, समझ में आया? देखना है वहाँ पे। एट प्रेजेंट चाइनीज ट्रूप्स हैव इरेक्टेड टेनेंट्स इन द फिंगर 4 एरिया एंड आर प्रिवेंटिंग इंडिया फ्रॉम रीचिंग इट्स LAC एट फिंगर 8। हम लोग का फिंगर 8 तक है कि नहीं है? हम लोग को पहुँचने ही नहीं दे रहा है फिंगर 8 तक। यानी कि माउंटेन स्पर जो 8 रेंजेस वाला है वहाँ पे हम लोग को पहुँचने नहीं दे रहा, जबकि वो एरिया मेरा है, हमारा है। तो दुख की बात है, वहीं पे क्लास हो जाएगा दोनों कंट्री के बीच में, समझ रहे हो ना? तो लीडिंग टू स्टैंड अप, इसलिए बोला कि वहाँ पे स्टैंड अप हो गया। अब देखो प्रॉब्लम क्या है। नंबर 1 प्रॉब्लम देखो, द प्रॉब्लम इज इंडिया एंड चाइना डू नॉट एग्री ऑन द अलाइनमेंट ऑफ द LAC एवरीवेयर। जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, हर जगह क्या है? सहमति नहीं है। जस्ट बताए थे कि मिडल और ईस्टर्न में सहमति है, मगर वेस्टर्न में सहमति नहीं है उस चीज़ का। ठीक है, वो बोलना चाह रहा है वहाँ पे। ठीक है, और कुछ एरियाज़ में ये चीज़ देखा गया है, जैसे कि चुमार हो गया, देमचोक हो गया, नॉर्दर्न बैंक ऑफ पैंगयोंग लेक हो गया वेस्टर्न साइड में। मिडल सेक्टर में 1-2 जगह थोड़ा बहुत मतभेद है, बरहोती में है और सुमदोरंग छू करके ईस्ट में है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट हुए हैं, मगर जो ज़्यादा मतभेद है वो कहाँ पे है? वेस्टर्न सेक्टर में है। क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3 भाग में तोड़ा गया है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि 20 बार आएगा ये चीज़, ठीक है ना? बार बार आएगा ये चीज़। तो क्या है? वेस्टर्न सेक्टर है, मिडल सेक्टर है और ईस्टर्न सेक्टर है। ज़्यादा मतभेद कहाँ पे है? वेस्टर्न सेक्टर में है। जान लेना है, दिमाग में कैप्चर कर लेना है इस चीज़ को। अब देखो क्या बोले? हाँ सो पढ़ेंगे, सो पढ़ेंगे। आप दोस्त है आप लोग का? कोई टिबेटन दोस्त लोग है? टिबेटन दोस्त लोग है कोई? हाँ, हम लोग का दोस्त का नाम भी ऐसा ही था, सिरिंग। टी से आता है उसका स्पेलिंग, छोगेल।
टी से सो उच्चारण ही ऐसा है। टिबेट का जो आपका स्क्रिप्चर्स देखिएगा, उसका लिटरेचर पढ़िएगा, मंगोलाइट बोल रहे हैं, टिबेटन होता है, टिबेटन लिटरेरी सोर्स होता है। हम लोग डिस्कस करेंगे कल्चर में, अलग अलग जो भी ट्राइब्स हैं उसका अलग अलग लिटरेचर भी होता है, इसलिए अलग अलग भाषा भी होता है। इसलिए दूसरा भाषा जब सुनिएगा तो हंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा नाम सुनने से हंसने की ज़रूरत नहीं है, यही कल्चर है, ठीक है, हर जगह का। देखो इसमें बताया जा रहा है कि कैसे इंडिया और चाइना का डाउन द लाइन ईयर्स रिलेशन रहा है। तो देखो नीचे, चाइना अलाइनमेंट केप्ट चेंजिंग, चाइना का जो इंगेजमेंट है इंडिया के साथ वो हमेशा चेंज होते आ रहा है, ठीक है। उसका मतलब ये हुआ, बोला कि LAC इज रिफर्ड टू इन 1960 एंड 1960 वाज नॉट द सेम इन 1959। यानी कि जो 1959 में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल था वो बाद में बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि आपका चाइनीज़ वार हो गया, इंडो चाइना वार, तो अक्साई चीन तो खा गया इंडिया। हाँ, ये पूरा तरह से टोपा वाला खा गया, ये बोल रहे हैं ना। अभी इधर खा गया और इधर आपका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये क्या है? ये पूरी तरह से ये बन गया, मंदिर बन गया है, ट्रायंगल बन गया। हाँ, समझे ना। मगर हम अपना मैप में दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि दिखाएंगे, क्योंकि वो हमारा ही अंग है, ठीक है ना, वो हमारा अंग है हमारा। देखो एक विद्यार्थी ने हमसे पूछा था वहाँ पे चाणक्य में, पूछा था कि सर ये तो आपको ही पता है, ऐसे बताओ, वो इंटेलिजेंट बन रहा था। तो बोला कि सर आपको तो पता ही है कि ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है और ये अक्साई चीन है, तो क्यों नहीं दिखाता है? ये तो इंडिया को नहीं दिखा, इंडिया को इतना ही दिखाना चाहिए। तो बोगस को उठा के बोले हैं कि बाबू संविधान में क्या लिखा गया? सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, इंडिया का सॉवरेनिटी का बात है, यूनिटरी का बात है, अखंड भारत का बात है। जब वो जगह मेरा है मगर कोई हमको लूट के ले गया, मगर मेरा दायित्व है कि हम अपना पूरा कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे। इसी के लिए तो आप सिविल सर्वेंट बनेंगे, इसी को बचाने के लिए तो आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और अभी से आप मान लेते हैं कि ये कंट्री दूसरा कोई कैप्चर करके रखा है, तो ये तो आप सही नहीं है डिसीजन, आपका सोचने का तरीका गलत है, चेंज करो इसको। हाँ बिल्कुल वही एग्जैक्टली वही है, यही इन्फ्रेंस है, मेरा भी कहने का यही इन्फ्रेंस है। तो हम लोग डायरेक्ट नहीं छोड़ सकते, और इसलिए हमेशा देखो अब पार्लियामेंट ऑफ नेपाल में क्या हलचल हो रहा है, तुम लोग को पता होना चाहिए, है ना। बहुत बुरा हो सकता है 1-2 दिन में करंट अफेयर्स उसका भी आ जाए। देखो अब देखो, व्हेन इंडिया एंड चाइना साइन द लैंडमार्क बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट BPTA in 1993, यही बोले थे 1993 वाला, द फर्स्ट लीगल अरेंजमेंट दैट रिकॉग्नाइज द LAC, दे अवॉइडेड दिस प्लेटफॉर्म बाय रेफरिंग टू द LAC एट द टाइम एंड नॉट LAC ऑफ 1959, 60, 62। क्या बोला जाए, जब नरसिम्हा राव का सरकार था, याद करो 1991 कौन था सरकार? नरसिम्हा राव। तो 93 में भी वही होंगे गुरुजी, ठीक है। बहुत विजनरी प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, ठीक है। हाँ 93 तक वही रहे हैं, बहुत विजनरी प्राइम मिनिस्टर माना जाएगा इनको इंडिया के इतिहास में। अब दूसरा देखो, जब 1993 में एग्रीमेंट साइन हुआ, वो एग्रीमेंट का नाम क्या है? BPTA, ठीक है। और उस एग्रीमेंट के हिसाब से बोल दिए कि ठीक है, जो आप ऑक्युपाइड किए रखिए, आके ऐसे आपके हाथ ही में रहेगा, रखिए, मगर अब हमको डिस्प्यूट नहीं चाहिए, अब हमको ये बेकार का उसमें वो नहीं चाहिए, लफड़ा नहीं चाहिए। इसलिए नरसिम्हा राव ने यहाँ पे एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए ये साइन किया था, इसलिए इसको कहते हैं बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मतलब क्या होता है? पीस ही होता है, शांति होता है, ठीक है। एग्रीमेंट किया गया था और ये बताया गया था, ठीक है आप जो भी बोल रहे हैं, ये 59 का भी नहीं होगा, 60 का भी नहीं होगा, 62 का भी नहीं रहेगा, जैसे आप कैप्चर किए रख लीजिए अपना। मगर ये है कि मेरा भी एरिया है वहाँ पे, मेरा भी एरिया है वहाँ पे, मेरा भी फिंगर 6 तक है, आप उसको वो ठुकरा नहीं सकते। मगर उसके बाद क्या हुआ? शी जिनपिंग अचानक उड़ रहा है हवा में, जबकि 93 में एग्रीमेंट होकर उसको दे भी दिए, उसके बाद भी शी जिनपिंग अभी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाया जा रहा है, एक्सपांसन का पॉलिसी समझ सकते हैं इससे। अब देखो, अब इससे क्या हुआ? उसके बाद BPTA के बाद क्या सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट हुआ है भारत में? तो देखो, बोथ द 1993 BTA एंड द सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट्स ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन 1996 एक्नॉलेज दैट बोथ साइड्स वुड अल्टीमेटली क्लैरिफाई द LAC। यानी कि दोनों से सहमति बना कि आने वाले समय में लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो भी डिस्प्यूट है और भी प्रॉब्लम्स है वो पूरी तरह से साफ कर लिया जाएगा। मैं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस का सरकार आ गया और कांग्रेस को तो यहाँ पे बैठ कर राजनीति करना है। कांग्रेस भी कोई अच्छा सरकार नहीं था, मैं क्लियर बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना। कांग्रेस ने हमेशा, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नेहरू जी का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, मैं ये कांग्रेस का बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, देखो इस
कांग्रेस के ही थे, उसको तो खराब नहीं बोला जाएगा। उसके बाद का जो 2 टेन्योर हुआ है पीएम एज ए पीएम बहुत अच्छा काम किए हैं, मगर उसमें आपका इंडिया का स्ट्रैटेजिक जो बोलिएगा वो नहीं होगा। बहुत पॉलिसी पैरालिसिस एक्सीलेंट, ये बहुत चीज़ देखने को मिला है। ठीक है, चाहे देखिए ना मुंबई अटैक कितना आसानी से आया, समुद्र से अटैक करके चल दिया, कसाब आया मार दिया, और कसाब को इतना लंबा रखा। भाई पासपोर्ट नहीं है उसके लिए, इकोनॉमी को संभाल के रखा। हाँ, इकोनॉमी को तो रोबस्ट संभाल के रखा है, ये बात तो आपको श्रेय देना होगा। उतना करप्शन, उतना नेपोटिज्म होने के बाद भी इकोनॉमी को गजब संभाल के रखे थे। क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? इकोनॉमिक्स थे। तो सच में इसका इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे। ठीक है, और अभी मनमोहन सिंह कल क्या है, तुम लोग न्यूज़ देखते हो? आप न्यूज़ देखना शुरू किए हो तुम लोग? मनमोहन सिंह कुछ भाषण किए हैं कि देश को गुमराह कर रहे हैं मोदी जी, कम रिपोर्ट दे रहे हैं। हाँ, यूनिफिकेशन बहुत कम क्यों बताया जा रहा है? बहुत सही मुद्दा उठाए हैं। ठीक, हाँ, वो सब ऐतिहासिक, मनमोहन जी का स्टेटमेंट बहुत ऐतिहासिक होगा, बाबू कान खोल के सुनना उनका बात। ठीक है, हाँ, डायरेक्ट वो बहु जो बोले थे कि इतना परसेंटेज घटेगा, वही हुआ 2-3 साल बाद। ठीक है, उनके बात को आप वो कम नहीं आंक सकते, वो बहु बोल देते हैं, जानकार आदमी है। देखो, मगर ये प्रोसेस क्या हुआ कि 2002 के बाद, देखिए 2002 के बाद क्या हुआ, आया है सरकार किसका? टेन्योर 1 टेन्योर 2 कांग्रेस का। तो बोला कि ये जो प्रोसेस है 1996 में किया गया था, 1993 में करने के बाद बहुत सारा लॉ बना है जिस पे हम लोग बात कर रहे थे कि एलआईसी को क्लेरिफाई करेंगे, मगर ये 2002 के बाद पॉलिसी पैरालिसिस हो गया, कोई बात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कोई बातें नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद देखो 2015 में मोदी जी गए थे चाइना, लिखा है ही मेड अ पीस टू रिवाइव द प्रोसेस, और उन्होंने बोला था कि हम लोग इस प्रोसेस को काम करना चाहिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो डिस्प्यूट है उसको ख़त्म करना चाहिए और बॉर्डर को बांट देना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, जो स्टेटमेंट वहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब ये बोला जा रहा है कि चाइना जो कर रहा है ये एक्सपर्ट का ओपिनियन है, हो सकता है ये गलत भी ओपिनियन हो, मेरा मानना है कि गलत ओपिनियन है। ठीक है, जो लिखा गया है वो मेरा मानना है गलत स्टेटमेंट है, तो मैं क्यों ऐसे मैं जस्टिफाई कर दूंगा इस चीज़ को, मगर आप बात समझिए। इसमें ऑथर क्या बोलते हैं, जो लिखने वाले, ये लिखने वाले ऑथर हैं, गलत भी हो सकते हैं, इनका विचारधारा एक्सट्रीमिस्ट हो सकता है। ठीक है, अलग अलग, बस आपको क्या करना है, चीज़ों को पकड़ना है। ठीक है ना, और अपना विचार के साथ भी चीज़ों को करेक्ट करना है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो एस्केलेशन हुआ है, चाइनीज़ लोग जो एक्सपेशनिस्ट पॉलिसी अपना रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि इंडिया क्या कर रहा है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से वो उधर से वो कर रहा है, मगर दूसरे स्कॉलर इस चीज़ को दलील करते हैं कि इंडिया आज थोड़ी कर रहा है, इंडिया लगभग 7-8 साल से कर रहा है, तो आज क्या करेगा वो कोविड-19 के टाइम में। गुड आर्ग्यूमेंट। तो वही आपका जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी का नाम क्या है, देखिए उसी का नाम है पीपल से डैट, उसी में पढ़ना है दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड माइट हैव एंगर द चाइनीज़, यानी कि ये याद नहीं करना है तुम लोग को ये जगह, यानी कि सिंपल तुम लोग को बोलना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है लद्दाख में, उसके कारण से में भी तुम्हारा चाइना आक्रमण कर रहा है इंडिया पे। मोरेवर जी इज़ डिफरेंट फ्रॉम दे जिंगुंग। ठीक है, यानी कि उसके जो पहले जो प्रीडिसेसर थे उससे बहुत अलग है जी जिनपिंग। समझे ना, क्यों जी जिनपिंग बहुत अलग है? क्योंकि बाबू तुम लोग को बताया गया था कि साउथ चाइना सी में भी बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, 9 डैश लाइन लेके, उसके बाद इंडियन ओशन में इतना एक्सपेशनिस्ट पॉलिसी, जिबौती में एक्सपेशनिस्ट पॉलिसी। ठीक है, यानी कि जी जिनपिंग जब से आया तब से चाइना ने कोशिश किया है कि पूरे वर्ल्ड पे कैप्चर किया जाए, चाहे वो ट्रेड से हो चाहे मिलिट्री पावर से हो, और यही कर रहा है। तो वही बोला जा रहा है कि जी जिनपिंग का जो मेथोलॉजी है, जो एथिक्स है, बहुत डिफरेंट है अपने प्रीडिसेसर से। प्रीडिसेसर समझता था वर्ल्ड को, ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है, ये माओ जेडंग टाइप का है, एक बार में लतेड़ रहा है सबको। समझे ना, माओ जेडंग कौन थे? फाउंडर थे। अब देखो चाइना इंटरनल, यही बता दिए तुमको। ठीक है, वही बोला बट जी ट्राइज टू शो द माइट ऑफ चाइना, वही बोला जा रहा है कि जी चाहता है कि माइट क्या, पावर दिखाना, चाइना बहुत पावरफुल है, ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा ऑथर कहता है। ठीक है, और सही भी बात है, दिखता है ये चीज़। चाइना इंटरनल डायनेमिक्स वन रीजन फॉर असर्टिवनेस, बोला है कि ये जो असर्टिवनेस है, ये जो आक्रमण वाला जो उसका स्थिति है, मनोवैज्ञानिक जो बना है, दिमाग का स्थिति बना है,
इसका बहुत सारा कारण हो सकता है, उसका अपना इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकता है। वो फैक्टर क्या है? नंबर 1, इंटरनल प्रेशर बन रहा है चाइना के अंदर कोविड-19 को देखते हुए, और भी बहुत सारा चीज़। क्यों? वर्ल्ड में थू हो रहा है, शी जिनपिंग के पावरशिप पे कोई दिक्कत? बिल्कुल हो रहा है। डेवलप्ड कंट्री यूके, फ्रांस, जर्मनी सब एक्शन लेने का प्रयास कर रहे हैं। किस पे? चाइना पे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है उसी बीच में। ठीक है, यूएस तो हमेशा ही चुनौती दे ही रहा है। ठीक है, तो बोला कि इससे क्या हो रहा है कि जो इंटरनल प्रेशर्स चाइना के ऊपर बन रहा, हो सकता है यही कारण हो कि देश का ध्यान भटकाने के लिए, नेशनलिज्म के लिए वो बार बार आक्रमण कर रहा है इंडिया पे। बिल्कुल मोदी जी वाला फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा देखो, जी अक्यूमुलेटेड मोर पावर देन एनी चाइनीज कम्युनिस्ट लीडर सिंस माओ। यही तो हम बोले हैं तुम लोग को कि माओ जेडोंग के बाद, जो कि फाउंडर हैं चाइना के, ठीक है, उसके बाद कोई सबसे पावरफुल रूलर कोई रहा है तो वो क्या है? शी जिनपिंग है, अभी का है। और ये क्या कर रहा है? पावर को अपना रहा है, हथिया रहा है। ग्रोइंग अपोजिशन विद इन पार्टी रैंक्स। बोला है कि एक ही सिंगल पार्टी सिस्टम है चाइना में, डेट इज कम्युनिस्ट। दूसरा कोई पार्टी सर्वाइव ही नहीं कर सकता है वहाँ पे। ठीक है, एक ही पार्टी सिस्टम है। मगर उस पार्टी सिस्टम के अंदर भी मतभेद होना शुरू हो गया है जी को देखते हुए। ठीक है, ऐसा ऑथर कह रहा है। देखो उसके बाद क्या? इकोनॉमिक मिराकल इज लूजिंग स्टीम। देखो अब जाहिर सी बात है, कोविड-19 पे इतना बड़ा क्राइसिस हुआ तो जो माइट था मैन्युफैक्चरिंग हब के ही आड़ में उड़ रहा है चाइना। ये तो मानते हो इस बात को। और जब डेवलप्ड कंट्री परेशान हो गया, डेवलपिंग कंट्री परेशान हो गया कि कोविड-19 फैलाने का बहुत बड़ा एलाइज्ड है, यानी कि एलिगेशन इसके ऊपर चढ़ा है, तो जाहिर सी बात है जो इकोनॉमिक माइट है चाइना का वो डिक्रीज होगा। जब वो डिक्रीज होगा तो शी जिनपिंग पे प्रेशर बनेगा। तो बात समझे, ये सब की वजह से हो सकता है क्या किया चाइना ने? आक्रमण कर दिया इंडिया पे। ठीक है, राइजिंग टाइड ऑफ एंटी चाइना सेंटिमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। समझे? और इससे क्या हो रहा है कि जो एंटी चाइना सेंटिमेंट्स पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। जाहिर सी बात है, देख ही रहे हो। अब बोला कि चाइना, अब देखो कैसे हो रहा है। हर एक कंट्री किस तरह, हर एक कंट्री मतलब हर एक कंट्री का किस तरह इसके ऊपर सोचा जा रहा है चाइना के ऊपर। ठीक है, तो वेस्ट क्या सोचता है? वेस्ट मतलब क्या है? डेवलप्ड कंट्री क्या सोचता है चाइना को लेकर? डेवलप्ड कंट्री मतलब बाबू क्या होता है? देखो वेस्ट मतलब क्या हुआ? देखो इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ कुछ चीज़ बस वेस्ट और ईस्ट से समझाया जाता है। वेस्ट मतलब हुआ ये कंट्री, ये और ये कंट्री। ठीक है, इसको बोलते हैं वेस्ट, जो कि सबसे डेवलप्ड कंट्री है इस साइड का। ईस्ट कंट्री मतलब ये सब आ जाएगा, ईस्ट। ठीक है ना? देखो तो अब क्या है कि वेस्ट ने घेरने का प्रयास किया है चाइना को। कैसे? बोला कि लिंगरिंग ट्रेड वार प्रायर टू कोविड-19। कोविड-19 से पहले ट्रेड वार हुआ था यूएसए और चाइना के बीच में। ट्रेड वार मतलब क्या कि ट्रेड बैरियर बढ़ा देना। ट्रेड बैरियर बढ़ा देना मतलब क्या हुआ? चाइनीज़ गुड्स चाइना यूएस में पहुँचते पहुँचते बहुत महंगा हो जाएगा और बिकेगा नहीं, और ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस में वो नहीं आ पाएगा तो महंगा हो जाएगा, तो चाइनीज़ को बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि चाइनीज़ क्या है? एक्सपोर्टिंग कंट्री है। तो ये बोला गया कोविड-19 से ही पहले शुरू हो गया था ट्रेड वार, और वेस्ट कंट्री ने शुरू कर दिया था। वेस्ट स्पेशली यहाँ पे यूएस को रेफर कर रहा है। दूसरा देखो, टेक्नोलॉजी वार एंड द इशू ऑफ हुवे के बारे में कल बात किए थे 5G डेवलपमेंट के लिए। अब ये क्या बोला जा रहा है कि हर एक कंट्री, अभी स्पेशली अभी कोविड-19 में तुम्हारा जो तुम देखोगे यूरोपियन कंट्री क्या बोल रहा है कि हुए जो 5G डेवलपमेंट में लगा हुआ है उसको हटा दो वहाँ से। सब कंट्री को बोला है कि उसको मत दो, चोरी करता है डेटा ये लोग, चाइनीज़ लोग। और ये बात सही है, स्टीलिंग ऑफ टेक्नोलॉजी का बात है। एक्शन भी लिया था, हाँ एग्जैक्टली यही चीज़ है। और अभी कोविड-19 में हुए को क्या, हुए बहुत फेमस है 5G डेवलपमेंट के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड, केवल इंडिया में नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड। और बाहर कंट्री वेस्ट से मांग उठ रहा है कि हुए को जो आप दिए हैं 5G डेवलपमेंट के लिए रोक दीजिए, मत दीजिए। क्यों? क्योंकि चाइना पे हमेशा ही एलिगेशन लगता है कि ये चोरी करता है टेक्नोलॉजी, हैकिंग करता है, डेटा हैकिंग करता है। सुनते हो न्यूज़ तुम लोग? हो गया, बात खत्म। एलिगेशन ऑफ करेंसी मैनिपुलेशन, थर्ड वन देखिए, बताए थे तुम लोगों को करेंसी मैनिपुलेशन करता है। डिवैल्यूएशन याद है 2014 में किया था, 15 में किया था। डिवैल्यूएशन कब किया था कोमल, बताओ जरा। कोई कंट्री डिवैल्यूएट क्यों करता है? नहीं बोलना है किसी को, तुम बोलो। यस, जब उसको एक्सपोर्टर बनना हो। क्यों डिवैल्यूएशन करिएगा तो डॉलर आएगा, डॉलर का दाम ज़्यादा हो जाएगा, आपका
डोमेस्टिक करेंसी के हिसाब से, और उस करेंसी से आप दूसरा कुछ परचेस कर सकते हैं। वेरी गुड। तो डिवैल्यूएशन कब होता है? गवर्नमेंट के कंट्रोल से होता है। और अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन कैसे होता है? मार्केट फोर्स से होता है। और इंडिया में क्या चलता है? मैनेज फ्लोट चलता है। समझे बात को? और देखो फोर्थ वन देखो क्या है कि स्ट्रॉन्ग बिलीव, जो कि SARS-CoV-2 है, ये क्या एक प्रजाति है, वहीं से कोविड-19 आया है। पहले बताया था इसका फर्टिलिटी रेट क्या होता है आपका, जिसका फर्टिलिटी रेट क्या होता है? बहुत कम है। ठीक है, कोविड-19 का फर्टिलिटी बहुत कम है, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। मार्स और सार्स के हिसाब से बहुत कम है। और ये बिलीव किया जा रहा है कि जो कोविड-19 है वो वुहान के लेबोरेटरी से ही आया है। तो जाहिर सी बात है एंगरनेस बढ़ेगा। इटली में बढ़े, इटली में लोग कितना मरे? बहुत ज़्यादा मरे हैं। यूएस में इतना लोग मर रहे हैं, मरे भी है, बहुत ज़्यादा मरे हैं। अब देखो असर्टिवनेस इन साउथ चाइना सी इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। बोले थे हम साउथ चाइना सी में जो कि दूसरे कंट्री को, आसियान कंट्री जैसे कि आपका फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, ठीक है, मलेशिया हो गया, इसको दबा के रखा है, पॉकेट में रखा है। क्यों? क्योंकि ये 9 डैश लाइन, देखो बाबू इसको बोलते हैं 9 डैश। यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन बनेगा 9 लाइन पे, ठीक है, एक ब्रोकन टिक टिक करके 9 लाइन बनेगा यहाँ पे साउथ चाइना सी में। ठीक है, तो इस पे क्लेम करता है चाइना, और इसका जो रिसोर्सेस है उसको एक्सप्लॉइट करता है धड़ल्ले से। कौन? चाइनीज लोग। और इसलिए हाँ बिल्कुल मछली का बहुत बड़ा स्पॉट है। सेंकाकू आइलैंड भी बहुत बड़ा स्पॉट है। ठीक है, सेंकाकू वही बोले, सेंकाकू आइलैंड मतलब क्या है? इन चाइना और जापान का डिस्प्यूट वाला एरिया है। जब ऐसा ऐसा बात होगा तो मैं तुरंत लिंक करूँगा दूसरे में भी, ठीक है ना, ताकि तुम लोग के दिमाग में एक लंबा हो रहा है। सेंकाकू आइलैंड वहीं पे है, देख लेना मैप में। बात समझे कि जो असर्टिवनेस है साउथ चाइना सी में, ये पैलेटेबल नहीं है, ये गवारा नहीं है वेस्ट कंट्री के लिए। लास्ट देखो वायलेटिंग वन कंट्री टू सिस्टम, जो हांगकांग आपको दिया गया था ब्रिटिश के जरिए, कल आया था एडिटोरियल, उसको तो आप नहीं कर रहे हैं, फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। ताइवान के तो ऊपर आप आक्रमण कर रहे हैं। हांगकांग को आप कुछ नहीं समझते हैं। जब आप कुछ नहीं समझते हैं, जबकि आप एग्रीमेंट पहले किए हैं, तो वायलेशन कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रीटी का, तो कहा हम साथ देंगे? वेस्ट कंट्री नहीं देंगे उसको साथ हम। ये सभी मुद्दे हैं, आप पॉइंट कर सकते हैं ये सभी मुद्दे को मेंस पेपर में, ठीक है ना। और यही एक एक चीज़ तुम्हारा मेंस पेपर में तगड़ा बनेगा तुम्हारा समझने का। आगे देखो, आगे जियोपॉलिटिकल रीजन देखो, ये क्या है? ये आपका वेस्ट किस तरह सोचता है चाइना के बारे में। अब जियोपॉलिटिकल रीजन क्या है? जियोपॉलिटिकल रीजन क्या है कि चाइना फील्स दैट इंडिया शिफ्टेड टुवर्ड्स द अमेरिकन ऑर्बिट ऑफ इन्फ्लुएंस। चाइना का मानना ये है कि इंडिया यूएस के चपेटा में आ रहा है, यूएस के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, और इसलिए इंडिया मेंबर है ना क्वाड का। क्वाड समझते हैं कितना कंट्री का है? यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। यही तो बात करते हैं हमेशा हम। ये तुम्हारा क्या होता है? ये तुम्हारा इंडियन ओशन में मैरीटाइम क्या करता है? ये लोग ट्रेनिंग करता है, कैंपेन करता है यहाँ पे। क्यों करता है? चाइनीज़ को औकात दिखाने के लिए कि हम हैं, तुम्हारा बाबा लोग हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तुम लोग खूब उड़ता है, मलाका स्टेट से तुम गड़बड़ करता है यहाँ पे, हम हैं उसको कंटेन करने के लिए। तो क्वाड, इसलिए क्वाड का गठन होता है। क्वाड में कौन सा मेंबर है? जापान है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, ठीक है। जो कि लिखा गया है डायरेक्ट, तुम्हारा एंटी चाइना कॉनोटेशन है, चाइना से लड़ने के लिए बनाए गए हैं ये, ठीक है। अब देखिए अभी जस्ट क्या बोला डोनाल्ड ट्रंप ने, क्या बोला स्पीच में कि G7 का रिलेवेंस उतना नहीं है। कोई सुना है ये? कोई स्पीच सुने हो? इंडिया को इनवाइट नहीं कर रहा है जिससे। देखो तुम लोग न्यूज़ नहीं देखता, तुम लोग का सर कलाम कर दिया जाएगा, समझा। न्यूज़ नहीं देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा करेंट अफेयर्स पढ़ने में, ठीक है। वो क्या बोलता है कि G7 का रिलेवेंस नहीं है, अब वो G11 बन जाना चाहिए, और उसमें एक इंडिया भी होना चाहिए, और चाइना को बाहर निकाल देना चाहिए G7 से, समझे ना। तो आग लग गया चाइना को। G8 में इंडिया है, तो वही लिखा गया वहाँ पे, देखिए वहाँ पे बहुत छोटा में लिखा गया है कि G7 to G11 इशू नॉट पैलेटेबल टू चाइना। तो पैलेटेबल नहीं है, गवारा नहीं है। पैलेटेबल मतलब क्या होता है? गवारा। चाइना के लिए गवारा नहीं है। गवारा मतलब क्या है? सहन शक्ति, जिसको सह सकता है वो गवार नहीं। गवारा मतलब पचना, नहीं पचा, पैलेटेबल, ठीक है। बहुत अच्छा शब्द है इंग्लिश का, पैलेटेबल, ठीक है। और देखो एक तुम्हारा वर्ल्ड लेवल पे जो बहुत बड़ा माना जाता है, तुम्हारा न्यूज़ का सोर्स माना जाता है, डेट इज कॉल्ड ग्लोबल टाइम्स कन्फर्म्स। वहाँ का एक एडिटोरियल है, वो कहता है कि चाइना व्यूज़ द ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और बोल रहा है, नहीं बोलो अभी, ये बोल रहा है
कि चाइना और इंडिया का नेक्सस काफ़ी बढ़ रहा है। नेक्सस मतलब रिलेशन बढ़ रहा है। हाँ, यूएसए के साथ तो बढ़ ही रहा है। जब से मोदी जी आए तो ये पता होना चाहिए तुम लोग को, हम लोग ज़्यादा प्रो वो हो गए, यूएस हो गए हैं, हाँ प्रो अमेरिकन हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग हैवीली डिपेंडेंट है। ये तो मानो क्यों H1 वीज़ा वाला बात होता है, IT सेक्टर हम लोग का वहाँ पे पनप रहा है, उसको नहीं छोड़ सकते। हमारा इतना डायस्पोरा है वहाँ पे, डायस्पोरा समझते हो, NRI सब है हम लोग का, बाहर है NRI लोग, नॉन रेसिडेंट्स इंडियन। मोदी जी करते हैं चिल्ला के वो लोग। हाउडी मोदी में आया था, देखे थे प्रोग्राम हाउडी मोदी भाई और बहनों, ठीक है। विथ इंडिया रिटेल, अब देखो अब इंडिया ने क्या ऐसा किया है कि जिसके वजह से एक कंसिडरेशन हो सकता है, क्या? CPEC क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि $46 बिलियन का प्रोजेक्ट है, वो कहाँ से पास हो रहा है? तो वो गिलगिट बल्तिस्तान से पास हो रहा है, जो कि इंडिया का अखंड भाग है। और वो चाइना ने कब्जा लिया था उस चीज़ को 1962 के वार में। जब वहाँ से पास हो रहा है आपका CPEC, और वो आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का इनिशिएटिव में, चाइना का इनिशिएटिव क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI मतलब क्या? सिल्क रूट को, जो पुराना उसका 1600 वाला जो शताब्दी था, उसको रिवाइव करना चाह रहा है चाइना फिर से, वही ग्लोरी को लौटाना चाह रहा है। वर्ल्ड में चाइना बेस्ट था सिल्क में, चाइना का कोई बराबर नहीं था बाबू। चाइना अभी का नहीं है, चाइना का भी बहुत बड़ा इतिहास है, पढ़ाएंगे तुमको। यदि हिस्ट्री में इंटरेस्टेड रहोगे तो ऑप्शन में बताएंगे कि जिस तरह इंडिया में सिविलाइजेशन चला है, उतना बहुत भयानक सिविलाइजेशन तुम्हारा चाइना में भी चला है। चाइना को नज़रअंदाज नहीं कर सकते उस सिविलाइजेशन में, बहुत रिच सिविलाइजेशन है उसका भी, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि इंडिया BRI में नहीं है। BRI मतलब क्या है? बेल्ट रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, जो कि सिल्क रूट को फिर से वो रिवाइव करना चाहता। इंडिया क्यों नहीं है? इंडिया इसलिए नहीं है क्योंकि वो बल्तिस्तान एरिया से क्रॉस होता है। अब बल्तिस्तान एरिया क्या है? देखो गिलगिट है, यहाँ पे दिख रहा है तुम लोग को, गिलगिट दिख रहा है सबको। अब गिलगिट क्या है? POK एरिया में आता है, जबकि वो इंडिया क्लेम करता है कि वो इंडिया का पार्ट है। अब यहाँ से पास हो रहा है और आप ज्वाइन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? आप बेवकूफ़ है। क्यों? क्योंकि आपके एरिया से पास हो रहा है और वो चाइना उसका पाकिस्तान का हिस्सा मान रहा है। तो इसलिए हम लोग BRI का हिस्सा नहीं है, किसी भी बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी हिस्सा नहीं बनते हैं कभी कभी। क्यों? स्ट्रैटेजिक रीजन की वजह से। और स्ट्रैटेजिक रीजन ये है आपका, क्यों? क्योंकि गिलगिट बाल्तिस्तान से वो पास होता है, जो कि भारत का अंग है। मगर चाइना क्या किया? उसको कब्जा के या फिर पाकिस्तान से लेके उस पर काम कर रहा है। इसलिए देखो कुछ दिन में क्या होगा, तुम लोग को हम फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्ट क्या सबको पता है, कुछ दिन में क्या होगा कि पाकिस्तान के साथ बहुत बढ़िया से खेलेगा चाइना। क्यों? कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया पाकिस्तान के ऊपर, पता है तुम लोग को। आराम से, जैसे हम्बन टोटा को फंसा दिया था नीचे, इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया ना हम्बन टोटा को, ले लिया वो हम्बन टोटा ले लिया, तो बहुत फायदा है चाइना को, इंडिया को कंटेन करेगा। इसके लिए इंडिया इधर उधर दौड़ रहा है, समझे बात को। आप देखो दूसरे, कर्ब्स एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन चाइनीज FDI, कल बताए थे हम, चाइनीज FDI को रोकने के लिए कैबिनेट बैठक हुआ था, जिस पे हम लोग ट्विकिंग का शब्द का बात किए थे कल, याद है? पूछे भी थे तुम लोग से तुम्हारा कितना अच्छा इंग्लिश है। करेक्ट बात है। देखिए याद आ जाता है, सब भूले रहते हैं, याद आ जाता है पढ़ाते पढ़ाते। तो ट्विकिंग शब्द क्या है कि आप उसमें चेंजेस लाएं FDI पॉलिसी में। जो आपके नेबरिंग कंट्रीज होंगे वो FDI जब देंगे तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक रूट से नहीं आएगा, वो गवर्नमेंट रूट से आएगा। जब गवर्नमेंट रूट से FDI आता है तो उसके लिए बहुत तिगड़मबाजी है, यानी कि एक लंबा प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है। और जानते ही कि किसको डायरेक्ट इंडिया ने सोचा है, चाइना को सोचा है। नेबरिंग कंट्री में कौन एबल्ड है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए? तो मार्केट एक चाइना है, नेपाल करेगा, नेपाल के पास खुद नहीं है। पाकिस्तान तो छोड़ ही दीजिए, वो तो कहीं जर्नी में ही नहीं है। कौन है? ये बांग्लादेश करेगा। बांग्लादेश बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, ये जान लो मत। आको पाकिस्तान से निकला हुआ है, पाकिस्तान से काफ़ी आगे निकल चुका है। हाँ अरे ह्यूमन इंडेक्स में इंडिया से काफ़ी तगड़ा है ये। गारमेंट्स में इंडिया से बेस्ट है, अपैरल में वर्ल्ड का नंबर 1 नंबर 2 में आता है ये। हाँ तुमको पता है ना, बांग्लादेश को कम मत करना। हाँ बहुत अरे 2018 में अवार्ड मिला है शेख हसीना को, समझे ना, बहुत डेवलप किया है बांग्लादेश, बहुत ऊपर पहुंचा है, ठीक है। तो बांग्लादेश को तुम लोग मत समझना कि ये कंट्री बहुत बेकार है, ये कंट्री बहुत आगे बढ़ चुका है। वो नहीं है, उतना नहीं है, बहुत अच्छा एरिया तुम्हारा पाकिस्तान का भी है। डेल्टा रीजन यहाँ पे नहीं है, चेनाब झेलम का, ये देख रहे हो यहाँ पे,
मगर वैसा पॉलिटिकल विल होना चाहिए, समझे ना। आपकी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, मोदी जी जैसा गुजरात में लीडर की ज़रूरत है, ठीक है ना, बल्कि तुम्हारा यहाँ पे जो स्थिति है विल चाहिए आगे कंट्री को बढ़ाने के लिए। नरसिम्हा राव ऐसा विल चाहिए LPG लाने का, तब होता है कंट्री आगे जाता है। इसलिए ग्लोबल टाइम्स में चाइनीज स्टेटमेंट देते हैं कि इंडिया शुड नॉट बी फूल्ड बाय वाशिंगटन, यानी कि दिल्ली बेवकूफ़ ना बन जाए वाशिंगटन के किनारे पे, यानी कि उसके चपेटे में ना आ जाए। तो ये स्टेटमेंट कौन देता है? चाइनीज़ देते हैं। ओवरऑल समझ में आया। अब एडिटोरियल का वो पढ़िए, हेडलाइंस पढ़िए कि एडिटोरियल था क्या, ठीक है, पढ़ो क्या हेडलाइंस है। एग्रेसिव चाइना एट लाइन ऑफ एक्चुअल, समझ में आया कहानी क्या है? गैलन वैली क्या है, वेस्टर्न सेक्टर क्या है, मिडल सेक्टर क्या है, ईस्टर्न सेक्टर क्या है, कैसे 1997 के बाद प्रयास किया गया है, कैसे मोदी जी जाकर वहाँ पे बात किए थे कि हमको डिस्प्यूट सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद भी नहीं हुआ, कैसे वेस्ट चाइनीज़ को देखता है, कैसे वेस्ट ये बताता है कि चाइना का जो एग्रेसिव पॉलिसी है साउथ चाइना सी में वो पैलेटेबल नहीं है, कैसे हम लोग को पता चलता है कि CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि गिलगित बल्तिस्तान से पास होता है, जो कि आपका बेल्ट रोड इनिशिएटिव का एक बहुत बड़ा अंग है, इंडिया क्यों नहीं उसमें पार्टिसिपेट करता है, तो वो भी स्ट्रेटेजिक रीजन हम लोग जाने हैं। इसलिए कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशन इस टॉपिक को, और इंटरनेशनल रिलेशन में 90% केवल बात होता है स्ट्रेटेजिक का, स्ट्रेटेजी का बात होता है। स्ट्रेटेजी मतलब क्या होता है? ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़। और ये क्या पढ़े? ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ दिमाग में डाल लीजिए। बोले सर, जैसे कि दो चीज़ बोलो। ईस्ट चाइना पाकिस्तान क्या बोले, CP चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, Excellent. वो सर उधर से आ रहा है सर। इंडिया को भी ले लेगा, और ले लेता, इंडिया का भी थोड़ा हो जाएगा। इंडिया नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि यदि इंडिया, पहले बात समझो, तुमको तो बोले तो भोगे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ तुमको। जैसे मान लो कि मेरा ये बगल का ऑफिस है, ठीक है ना, बगल का ऑफिस है, ये मेरा हिस्सा है, बिल्कुल मेरा घर का हिस्सा है। कोई मान लो कि यहाँ पे हमसे जो पावरफुल है और वो जगह ले लिया और बोला कि हम आपको एम्प्लॉयड करते हैं, हाँ आप ही के रूम में, हम ले गए, बिल्कुल स्वाभिमान के खिलाफ हो जाएगा। बात समझे ना, एक्सीलेंट पॉइंट, स्वाभिमान का, यही भारत के स्वाभिमान के खिलाफ है ये चीज़। खंडता पर सवाल उठ जाएगा। हाँ उठ जाएगा ना, कि हमारा ही चीज़ को लेकर हमको बोल रहा है कि आप शामिल हो जाइए, हालांकि हमको फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि वो प्लेयर बढ़ रहा है आगे, प्राइवेट प्लेयर, मगर हम वो नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि मेरा ही घर था, मेरा ही ऑफिस था। हाँ बिल्कुल, सोवरेनिटी पे खतरा है। अब इसका मतलब आप उसमें जाते हैं तो आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, आपको मगर स्वीकार नहीं करना है। अभी नहीं बोलो, अभी स्वीकार नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बार बार तुम्हारा मोदी जी के कैबिनेट मिनिस्टर लोग क्या बोलते हैं कि उसको भी हम पार्लियामेंट में पास करके ले आएंगे, हमारा है। क्यों बोला जाता है? नेशनलिज्म का बीज बोने के लिए इंडिया में, वो बोएंगे तो इलेक्शन में हमको फ़ायदा होगा, ठीक है। अब बिहार का चुनाव है ना, देखिए बिहार में बिहारी लोग, हम लोग शॉर्ट टर्म डाइस बिहारी, हम भी बिहारी है, ठीक है। तो क्या होता है, हम लोग बिहारी लोग क्या है, या फिर गंजेटिक प्लेन वाले लोग कैसे होते हैं, ये लोग घर का प्रॉब्लम नहीं देखता है, उतना बुद्धि भगवान विकास नहीं करवाए ये लोग का, जनरल का बता रहे हैं। और ये लोग ऊपर का ही चीज़ों को देख के प्रभावित हो जाते हैं बहुत जल्दी। जैसे कि क्लासिकल एग्जांपल आपका पुलवामा अटैक था, जहाँ पे प्रचंड बहुमत से मोदी 2.0 आया है ना। और यदि ठीक से कोई असेसमेंट करता है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, कोई ठीक से असेसमेंट करता है FDI के ऊपर, हाँ FDI काफ़ी बड़ा है मोदी जी के रिजिम में, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है, हाँ बिल्कुल बड़ा है, ठीक है। मैं ओवरऑल FDI का बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओवरऑल FPI का बात कर रहा हूँ, तो बढ़ा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए। क्यों? मोदी जी का जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो क्या बहुत ही स्टेबल गवर्नमेंट है। कभी भी किसी भी कंट्री में सबसे स्टेबल गवर्नमेंट बनता है तो वो बहुत फ़ायदा होता है किसी भी कंट्री के लिए, FDI और FPI के लिए, समझे ना। क्यों? क्योंकि मजबूत सरकार है आपका, टूट नहीं सकता है। और जो आप देखेंगे, जो इतना लंबा दशकों के बाद, इंदिरा गांधी के बाद जो स्पेशली कोलिशन गवर्नमेंट चला है, इससे बहुत भारत को नुकसान हुआ है। क्यों? कोलिशन गवर्नमेंट में आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। क्यों? समाजवादी पार्टी भी है ना, BSP भी है, अब वो आपके सेंटर को चला रहा है, तो ये बोलेगा कि हमको ये फेवर कर दो, हमको ये सीट दिला दो, हमको ये कैबिनेट में पद दे दो। अब उसको पद देने के चक्कर में क्या होगा कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। जब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा तो आप भारत को क्या देखिएगा, तब तो आप अपना जेब देखेंगे ना, तो कैसे कंट्री आगे बढ़ेगा। तो कंट्री आगे बढ़ने के लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन आपका क्या है, एक ही, मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ,
मेरे हिसाब से क्या है कि एक ही पार्टी का पूरी तरह से अखंड भारत में होना चाहिए, मगर रीजन लेवल पे, कंट्री स्टेट लेवल पे सब पार्टी को फलने और फूलने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ पे मान लो कि बिहार में बीजेपी ही पनप जाए तो हो सकता है कि बीजेपी तो बाहर का पार्टी है, अभी तो चलो इसका पैन इंडिया लेवल हो गया, मगर ज़्यादा बेटर तुम्हारा जदयू समझ सकता है, इस बात से कोई इनकार तो नहीं कर सकता है। बिहारी का एस्पिरेशन, बिहार का ही कोई पार्टी अच्छे से समझ सकता है, जिसको रीजनल पार्टी कहते हैं। इसलिए भारत में रीजनल पार्टी का ही बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, मगर दिक्कत ये है रीजनल पार्टी में दिक्कत है कि विजन का कमी है, विजन का कमी है। वो लोग इंटरनल पॉलिटिक्स में रह जाते हैं और जिस तरह तरक्की करना चाहिए उस तरह वो तरक्की नहीं करते हैं। और उसी का कारण बस ये है कि अभी भी बिहार में, स्पेशली मगध रीजन में, हम लोग का जो बिहार है इतना पीछे हो गया बाकी स्टेट से। क्लासिकल एग्जांपल है पॉलिटिकल विल का कमी है। एफडीआई अभी तक नहीं आया 21वीं सदी तक, कोई एफडीआई का बातें नहीं करता यहाँ बिहार में। क्यों? लैंड लॉक है तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा है यहाँ पे, आ सकता था। और हम ये भी बात किए हैं कि प्राइमरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। यदि लेबर फोर्स को निकालना है तो प्राइमरी सेक्टर को बल देना होगा, एम्पावर करना होगा। और प्राइमरी सेक्टर में यदि हम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर और भी इत्यादि सेक्टर को आगे बल दें, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में जाके कन्वर्ट हो जाए, तो जो बर्डन है लेबर फोर्स का वो कम होगा प्राइमरी सेक्टर से। जितना ही कम होगा उतना ही डेमोग्राफिक डिविडेंड का ही बात होगा, जितना ही डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा लोग और पूल हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, स्किल डेवलपमेंट होगा, एजुकेशन होगा और स्टेट आगे बढ़ेगा। जब स्टेट आगे बढ़ेगा तो कंट्री भी आगे बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। कंट्री आगे बढ़ेगा तो जरूरी नहीं कि स्टेट बढ़ेगा, स्टेट बढ़ेगा तो कंट्री बढ़ना ही है, ये बात समझ लीजिए, ठीक है ना। फैमिली, घर का हर एक फैमिली बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है पूरा फैमिली आगे बढ़ रहा है। हर एक फैमिली का एक सदस्य कोई ऊपर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा फैमिली ही बढ़ रहा है। सेम क्रोनोलॉजी यहाँ पे भी डाल सकते हैं ये चीज़, आप समझ के बात को। तो फिर ये सब विकास हो सकता है। बताओ, हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन का ही बात किए थे, है ना, तो उसमें बताओ हम लोग ये बोले थे ना कि हरियाणा और पंजाब में कितना तुम्हारा वो दिया गया है ना, पॉलिटिकल विल था, वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी दिया गया, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स दिया गया था। मगर गैंजेटिक प्लेन में क्या हुआ, ये फैसिलिटी नहीं मिला। उस समय भी हम लोग मानसून पे काफ़ी डिपेंडेंट थे। अब मानसून क्या है कि मानसून तो खुशी भी लाता है, दुखी भी लाता है। क्यों? मानसून में ज़्यादा पानी पड़ गया तो हो गया खत्म, फसल बर्बाद। अभी देखिए आज क्या न्यूज़ चला है, तुम लोग न्यूज़ से आप फैमिलियर हो जाओ बाबू, ठीक है ना। आज न्यूज़ क्या चला है कि पाकिस्तान, उसने नेपाल ने जो डैम हमारे बिहार सरकार बना रहे थे, ठीक है, उसको रोक दिया गया है, ठीक है। तो समझिए ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। उस पर आपका कैबिनेट मिनिस्टर का भी, बिहार कैबिनेट मिनिस्टर का भी बयान आया है। अब देखिए वो कौन सुलझा सकता है, वो तो इंडियन सरकार ही सुलझा सकता है, क्योंकि बॉर्डर का बात है तो स्टेट कौन करेगा, स्टेट थोड़ी करेगा। तो नेपाल में मंगा होगा ही, ठीक है। तो देखो लास्ट में क्या दिखाया गया, देखो इसमें हम कंक्लूड नहीं किए हैं इसको बताइए, होगा ही होगा महंगा। देखिए फाइनल वर्ड क्या है, देखो फाइनल वर्ड क्या है कि लेट इंडिया बी ट्रूली नॉन अलाइंड। और जो ऑथर है, ऑथर का मानना है कि इंडिया ना चाइना का रहे साथ, ना यूएस का साथ रहे। इंडिया जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत जो हम लोग बनाए थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उसी टाइप का बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे हम ना प्रो वेस्ट है ना प्रो चाइनीज़ है, उस तरह का स्टैंड लेना चाहिए। मैं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अभी की डेट में, इसलिए मैं ऑथर से सहमत नहीं हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो हिंदू पेपर में ऑथर लिखे हैं इससे मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि 21वीं सदी का डिमांड कुछ और है, जहाँ पे आप मल्टीलैटरलिज्म का बात है, कल बताए थे ना, तो इसलिए बोलते कि बाबू एडिटोरियल में जो दिया था वो 100% सही नहीं है, वो आपका एक विचारधारा है, वहाँ से विचारधारा लेके क्या सही है क्या गलत है वो आपको 20 बार पढ़ना पड़ेगा अलग अलग एडिटोरियल से, तब जाके एक विचारधारा आपके दिमाग में आएगा। समझ गए बात को। आगे देखो सेकंड क्या है तुम्हारा, 16 जून का है 2020 का है। इसमें बोला गया है इन पैंडेमिक क्राइसिस ब्रिजिंग द गल्फ विथ वेस्ट एशिया। क्या है, पर्शियन गल्फ के बारे में इसमें पढ़ेंगे, इसमें बताएंगे कि पर्शियन गल्फ से कितना इंडिया डिपेंडेंट है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, आगे देखो मैप, देखो बहुत खूबसूरत मैप है पर्शियन गल्फ। देखो पर्शियन गल्फ में कौन से कंट्री है, देखो पर्शियन गल्फ मतलब समझ रहे हो ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये मैप में भी देख लो, हालांकि वहाँ पे भी है। तो इसमें कौन से एरिया है, देखो ईरान आ जाएंगे, कुवैत आ जाएंगे, बहरीन आ जाएंगे, कतार आ जाएंगे, दिख रहा है तुम लोग को।
यूनाइटेड अरब एमिरेट, जिसको हम लोग UAE कहते हैं, और उसी के अंदर क्या है, दुबई है। दुबई में क्या है, बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा देखे हो यूट्यूब पे? हाँ, टॉलेस्ट बिल्डिंग है वर्ल्ड का, ठीक है। अब सऊदी अरब भी पर्शियन गल्फ का हिस्सा है, ठीक है। ओमान भी है। ओमान कहाँ है, दिख रहा है तुम लोग को? ओमान देखो, वहाँ पे ठीक से नहीं है तो यहाँ पे देखो, वहाँ पे मैप भेज दिए, देखो ओमान है, UAE है, ठीक है, कतार है, सऊदी अरब है, इराक है, ईरान है, ठीक है। इसको मिडल ईस्ट भी कह सकते हो। अब देखो, तो बोला जा रहा है कि ये कंट्री जो गल्फ कंट्री, अब समझ में आ गया गल्फ कंट्री क्या है, यानी कि पर्शियन गल्फ। आपको मिला रामानंद जी? आपको मिला ये स्लाइड? देख लीजिए वहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है मैप, उसके हिसाब से हम लोग रिमिटेंसेस का बात करेंगे कि इंडिया में कैसे रिमिटेंसेस आता है। देखिए फॉरेन रिमिटेंसेस देखो, लगभग अराउंड 9 मिलियन इंडियंस वर्क इन वेस्ट एशिया। हमारे 9 मिलियंस लोग हैं। 9 मिलियंस लोग मतलब कितना होता है, 90 लाख इंडियंस रहते हैं कहाँ पे, वेस्ट एशिया में। वेस्ट एशिया का पार्ट है कि नहीं है ये? वेस्ट एशिया मतलब क्या? हाँ बिल्कुल, वेस्ट एशिया मतलब ये टर्की वेस्ट एशिया का पार्ट है कि नहीं है? आप लोग से पूछा जा रहा है कि टर्की वेस्ट एशिया का पार्ट है? हाँ है, मगर हाँ यही तो सुनना चाहते थे। आधा तुम्हारा इस्तांबुल, उधर उड़ा दो इसका, ये भी तुम्हारा टर्की का भाग है। इस्तांबुल है यहाँ पे, दिख रहा है तुम लोग को? हाँ, तो ये वाला हिस्सा टर्की का तुम्हारा आ जाएगा यूरोपियन यूनियन के अंदर, ठीक है। और ये वाला हिस्सा तुम्हारा वेस्ट एशिया हुआ, यानी कि वेस्ट एशिया क्या हुआ, ये पूरा वेस्ट एशिया। देखो बाबू ऐसे करके, ये पूरा वेस्ट एशिया है, समझे ना? क्यों? एशिया का वेस्ट साइड में है, ठीक है। तो ये आप समझे कि यानी कि 90 लाख इंडियंस वेस्ट एशिया में काम करते हैं, ठीक है। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग बैक मोर देन 56% ऑफ इंडियाज एनुअल इन्फ्यूजन ऑफ अराउंड $8 बिलियन ऑफ रिमिटेंसेस, ठीक है। यानी कि $80 बिलियन रिमिटेंसेस आता है। बहुत ज़्यादा रकम है ये, यानी कि वेस्ट एशिया में आ रहा है, US से भी। मगर वेस्ट एशिया का सिग्निफिकेंस जानने के लिए यहाँ पे एडिटोरियल में दिया गया है कि 80 बिलियन रेमिटेंसेस वहाँ से आता है। समझ गए बात को? रमानंद जी नहीं मिला आपको वो स्लाइड? जो आजाद जाके थोड़ा तुम जाके दिखाओ, जल्दी जल्दी दिखाओ, नहीं तो फिर छूट जाएगा, नहीं तो इस समय। ठीक है। अब उसमें क्या है कि इंडिया का जो आपका 100% में जो रिमिटेंसेस आना चाहिए, कोमल दिख रहा है, जो रिमिटेंसेस आना चाहिए उसमें 50% से अधिक कहाँ से रिमिटेंसेस आ रहा है? ठीक है, 56%, 50% ज़्यादा वेस्ट एशिया से आ रहा है। इसलिए वेस्ट एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमिटेंसेस मतलब समझते हो क्या होता है रिमिटेंसेस? क्या होता है रिमिटेंसेस? हाँ, जो फॉरेन एक्सचेंज होता है बाहर से, जो जैसे हम बाहर से कमा के दिल्ली से भेज रहे थे यहाँ पे, जब वहाँ कमा रहे थे तो यहाँ भेज रहे थे, ये बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे गुरुजी लोग बैठे हुए हैं जो वेस्ट एशिया में, ये कमा के भेजते थे या भेजते हैं, वही रिमिटेंसेस है, ठीक है। और ज़्यादातर वेस्ट एशिया में कौन से जॉब में इन्वॉल्व है ये लोग? तो नर्सिंग कौन सा हुआ? ब्लू कलर जॉब है या वाइट कलर जॉब है? ब्लू कलर जॉब है। 2 कलर का जॉब होता है। क्या होता है ब्लू कलर जॉब? क्या होता है ब्लू कलर जॉब? हाँ, यानी कि छोटे लेवल पे जो काम होता है, ठीक है। और वाइट लेवल मतलब बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर, ठीक है, इसको बोलते हैं वाइट कलर जॉब। और इंडिया में जो वेस्ट एशिया में ज़्यादा इन्वॉल्व है वो कौन से में है? तो ब्लू कलर है। और इंडिया का कौन सा स्टेट वेस्ट एशिया में ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है, वर्कर है, तो वो केरला है। इसलिए कोविड-19 में पहला केरला में आया था कोविड-19, यही है रीज़न, समझे। और ये इसी हिसाब से तुम्हारा केरला में आता है ना रिलीजन सब, समझ में आया तुम लोग को? यही है, जो अभी है वो पुराना बीता हुआ कल है। केरला से आया है रिलीजन सब, बड़ा बड़ा रिलीजन सब, क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, क्लासिकल एग्जाम्पल, ट्रेड, मुस्लिम से आया अरब से, समझ लीजिए कि इसका रिलेशन कितना ज़्यादा है, ठीक है। वही ट्रेड ओनली ट्रेड। देखिए यूनाइटेड यूएई क्या बोल रहा है? कम से कम वो 3.4 मिलियन इंडियंस को होस्ट करता रखता है वहाँ पे। और मात्र यूएई, ठीक है, यूएई जो है मात्र एक कंट्री क्या करता है, $19 बिलियन
रेमिटेंसेस भेजता है, यानी कि 80 बिलियन रेमिटेंसेस में 19 बिलियन रेमिटेंसेस कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, देखो वहाँ पे तुम लोग भूल जाते हो यार, ऐसे कैसे चलेगा। इसलिए कहा जाता है इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। तुम लोग को बोले हैं ना, इंडिया सबसे ज़्यादा किसी से ट्रेड करता है, तो किससे है, यूएस से, गधा यूएस से है, उसके बाद चाइना, उसके बाद तुम्हारा यूएई है। वो बोल रहे थे, तुम गलत बोल रहा था, तुमको सुधारे थे बहुत पहले, याद करो, रमानंद जी भी साथ में थे उस समय। हाँ ठीक है, आप समझ गए। देखो अच्छा, तुम लोग को ये बताया गया था जब हम तुम लोग को एलपीजी पढ़ाए थे, तो बोले थे कि इंडिया दौड़ते हुए जाके 1.8 बिलियन डॉलर आईएमएफ से लिया था, और उस समय गल्फ वार हुआ था, कुवैत को जो है इराक जो है कुवैत पर जो है अटैक कर दिया था। देखो वही लिखा गया है वहाँ पे, क्या लिखा गया, नाउ द अबव मेंशन इंप्रेसिव नंबर्स आर फेसिंग स्ट्रेस परहैप्स फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस फर्स्ट गल्फ वार। फर्स्ट गल्फ वार वही है, समझे। आ गया करंट अफेयर्स और स्टैटिक साथ में इस तरह आता है, डगर डगर पे तुमको मिलेगा स्टैटिक अच्छी। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस मतलब क्या, जो प्रॉब्लम है 1991 के बाद अभी प्रॉब्लम आया कोविड-19 में, इसका मतलब ये है जो पर्शियन गल्फ का जो वार हुआ था 1991 में, जब तुम्हारा कुवैत क्या किया, किसने अटैक किया, इराक ने कुवैत पे अटैक किया था, और ऑयल क्राइसिस हो गया था वर्ल्ड में, जिसके वजह से इंडिया दौड़ते हुए आईएमएफ पे पहुंचा था। उसके बाद देखो डाउन द लाइन, यानी कि कितना साल हो जाएगा, लगभग 30 साल 29 साल में अब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम। क्यों कर रहे हैं, कोविड-19 की वजह से। कोविड-19 में तो पूरा वर्ल्ड ही का इकोनॉमी खत्म हो गया ना, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे डेटा देखो, नेक्स्ट पेज, इंडिया को, ठीक है, 2019 के डेटा के हिसाब से कितना रेमिटेंसेस मिला, 82 रेमिटेंसेस, और वर्ल्ड में इंडिया सबसे टॉप पे है, कमा के इंडिया में भेजने वाले वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। सेकंड कौन है, चाइना है। चाइना कितना है, 70 क्या है, ठीक है 70 बोलो उसको, ठीक है 70 बिलियन डॉलर है। उसका मैक्सिको है, उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो तुम्हारा जो जीडीपी होता है, जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जिसमें गुड्स और सर्विस क्या है, फाइनल वैल्यू होगा, उसमें से तुम्हारा रेमिटेंसेस का योगदान देखो 2.8 है, बहुत ज़्यादा है, यानी कि लगभग 3% आपका जीडीपी में 100% में 3% कंट्रीब्यूशन केवल बाहर से ही है रेमिटेंसेस के रूप में। इसका मतलब कितना अहम है। इसलिए आपको हर कंट्री के साथ रिलेशन अच्छा बना के रखना होता है। आपको ईरान के साथ भी अच्छा रिलेशन बनाना होगा, और आपका ठीक उसका उल्टा सऊदी अरब से भी आपको बनाना होगा। क्यों, कि वो शिया सुन्नी का कन्फ्लिक्ट है, कल्चर आ गया यहाँ पे। तो समझ, इंडिया देखो, इंडिया ही नहीं, अब इंडिया तो ऐसे भी सॉफ्ट पावर में महारत हासिल है इंडिया को। कल भी बोलते ना, इजराइल बताओ, सब एंटी है, एक दूसरे से लगे पड़े हैं, ठीक है, सबसे बिजनेस करता है बहुत बढ़िया से इंडिया। ईरान के साथ भी बहुत अच्छा कनेक्शन है, सऊदी अरब के साथ भी है। सऊदी अरब क्यों, सऊदी अरब को याद करो। अब देखो किस तरह 2016 के बाद देखो यही पूछता है, प्रीलिम्स में ये चीज़ पूछता है, किस तरह ग्राफ बढ़ा है। तो देखो 2015 में 68 क्या आ रहा था, यानी कि 69 लगभग बिलियन डॉलर रेमिटेंसेस आ रहा था, और पूरा वर्ल्ड लेवल पे कितना था उस समय, 595। वर्ल्ड लेवल मतलब क्या है कि यूएस का आदमी वहाँ में चाइनीज़ लोग कमा के चाइना में भेज रहे हैं, यूएस में इंडियन लोग फिर इंडिया में भेज रहा है, यानी कि वो आउटसाइड वर्ल्ड जा रहा है रेमिटेंसेस, यानी पूरा वर्ल्ड का ले रहा है। तो उस समय 595 बिलियन डॉलर था, और उसमें इंडिया को कितना मिल रहा था, 69 मिल रहा था। अब उसके बाद 2016 में थोड़ा घट गया, है ना। 2016 के बाद देखो ग्राफ केवल बढ़ा है। 2016 के बाद देखो 17 में 69 है लगभग, 18 में 78 है, और 2019 में 82 है। यानी कि हम लोग का जो 4-5 साल का जो कालखंड है, इस 5-4 साल के कालखंड में क्या हुआ है, ग्राफ बढ़ा है, पीक बढ़ा है, ठीक है। और आप वर्ल्ड लेवल पे भी बात करें तो वर्ल्ड लेवल का भी बढ़ा है, 588 2016 के बाद, ये 15 मत देखो, 16 के बाद क्या है, 588 है, 634 है, 682 है, 706 है। यानी कि जिस तरह इंडिया का बढ़ा है उस तरह वर्ल्ड का भी बढ़ा है। अच्छा सर, वर्ल्ड 2016 में वर्ल्ड का भी क्यों घटा, इंडिया का भी क्यों घटा? क्या बोला, के बाद दोनों में घटा सर। देखो कभी ऊपर नीचे होता है फ्लक्च, क्यों, क्योंकि ये देखो डिपेंड करता है तुम्हारा, मैं बता ही देता हूँ, ये डिपेंड करता है तुम्हारा डेवलप्ड कंट्री के जो बैंकिंग रेगुलेशन है उसके ऊपर।
ठीक है ना। डेवलप कंट्री में यदि बैंकिंग टाइट हो गया तो FDI यहाँ पे नहीं आएगा, लूज हो गया तो आएगा, इस तरह का बना रहता है, ठीक है। ये कारण होते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्ट एशिया, समझ गए ना तुम लोग। अब समझो कि इंपॉर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंस। तो देखो फॉरेन रेमिटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो समझो, ऑयल प्राइस क्रैश टिकर बाय द एक्सपेक्टेशन ऑफ ओवर सप्लाई। देखो कोविड-19 में ऑयल प्राइस क्राइसिस हुआ है, तेल निर्यात बहुत ज़्यादा कर लिया, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर लिया, एक्सपोर्टेशन ज़्यादा कर लिया, बेचने के लिए कुछ है ही नहीं, पूरा तरह से बर्बाद। जब बर्बाद होगा तो पूरा वर्ल्ड को इम्पैक्ट करेगा। ये अलग बात है कि मोदी जी अभी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे हैं पेट्रोल का दाम बहुत महंगा हो गया है, पता है तुम लोग को ये बात। बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, समाजवादी पार्टी लोग अनशन पे बैठ गया है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो बड़ा है ना, तो समझे कि यानी कि कोविड-19 के क्राइसिस में ऑयल प्राइस क्रैश हुआ है, ठीक है। और इससे क्या हुआ, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट फॉरेन वर्कर्स एम्प्लॉयड देयर। जाहिर सी बात है, जो फॉरेन वर्कर्स होंगे कहाँ पे, वेस्ट एशिया में जो होंगे उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। एक जगह फ़र्क पड़ता है तो हर जगह फ़र्क पड़ता है। अब वेस्ट एशिया में इंडियंस को फ़र्क पड़ेगा तो इंडियंस को फ़र्क पड़ेगा, रेमिटेंसेस आ पाएगा। जब रेमिटेंसेस नहीं आ पाएगा तो जो 2.8% GDP का बात कर रहे थे हम लोग कंट्रीब्यूशन, वो कहाँ से आएगा। और वो नहीं आएगा तो एक तो ऐसे आप लोग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बहुत पैसा खर्चा हो चुका है, फिर कहाँ से मेकअप करिएगा। उसके लिए आप धड़ल्ले से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देते हैं पेट्रोल का, डीजल का, पैसा कमाना है वहाँ से। मैं ये नहीं पता है कि वर्ल्ड लेवल पे बहुत सस्ता है पेट्रोल डीजल, ठीक है। और मोदी जी जब सरकार में नहीं थे तो पहले कोसते थे, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया है भाई और बहनों। तो आप क्या कर रहे हैं, आप तो भी वही कर रहे हैं। भाई और बहनों ऐड करना जरूरी था, करना जरूरी था ताकि तुमको लगे कि ये मोदी जी का ही भाषा है, ठीक है। नेता नो डाउट बहुत विजनरी है, मगर उतना ही खराबी भी है। चलो अब समझो नीचे देखो, इसमें क्या है कि एज पर दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सर्वे, मोर देन 70% ऑफ बिजनेस क्लासिफाइड एज स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इन दुबई मे नॉट सर्वाइव ओवर द मंथ्स टू एस लेबर क्रिटिकल इंडस्ट्रीज सच एज टूरिज्म कन्वेंशन। ये ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 70% से अधिक जो बिजनेस है, जो कि तुम्हारा एक तरह से MSME है वहाँ पे दुबई में, ज़्यादातर दुबई में MSME है, मगर MSME इंडिया से कॉन्टेक्ट से अलग है, ठीक है ना। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप्ड है। वो क्या बोल रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है वो गिर जाएगा 70% बिजनेस। क्यों? क्योंकि लेबर पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो चीज़ का, लेबर वहाँ से छोड़ के चला जाएगा तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट होगा। यानी कि दुबई का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी कारगर साबित नहीं होगा ग्रोथ के लिए। इस बात क्या है सर, दुबई जो है पूरी तरह से टूरिज्म पे डिपेंडेंट। हाँ वही बोला, देखो वही बोल रहा है, सच एज टूरिज्म कन्वेंशन एंड हॉस्पिटलिटी, ठीक है, एयरलाइंस। बोला कि सऊदी अरब प्लान्स में गो। अब जो सऊदी अरब का जो प्लान था तुम्हारा, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है, अभी वहाँ के क्राउन प्रिंस है, ये क्या किए, देखो तुम लोग को थोड़ा सा हिस्ट्री बताना होगा। क्या है, देखो सऊदी अरब का क्या है, सऊदी अरब में ये कंट्री अपना तेल से कमा के ऊपर पहुँचा है, ठीक है। इन लोगों को धड़ल्ले से तेल मिला है, इसका लैंड ही बहुत खूबसूरत है कि इस पर तेल मिलता है, ठीक है। मगर वर्ल्ड में अभी कोई बोलना नहीं बीच में, मगर वर्ल्ड में ये बहुत गजब का एक्सपीरियंस है कि जो कंट्री अपना इकोनॉमी ऑयल पे रहा है वो कंट्री धड़ल्ले से गिरा है। जैसे क्लासिकल एग्जांपल आपका वेनेजुला है, हर समय हम बोलते हैं इस बात को। वेनेजुला ने क्या किया, डाइवर्सिफिकेशन किया ही नहीं अपने इकोनॉमी का। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या है कि आप ऑयल पे डिपेंड है, ठीक है, मगर आप अपना दूसरा बिजनेस करिए, दूसरा बिजनेस करिएगा तभी तो सेटअप बनेगा और कमाने का रास्ता खुलेगा। इसने क्या किया, वेनेजुला ने केवल अपना ऑयल पे डिपेंड करके और पैसा जो आता था वो सोशल स्कीम में लगा देते थे। लोग भी बहुत खुश कि वेनेजुला का सरकार बहुत अच्छा है, सबको पेंशन दे रहा है, सबको सिक्योरिटी दे रहा है। एक बार ऑयल क्राइसिस हुआ, धड़ल्ले से गिर गया वेनेजुला, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन हो गया वहाँ पे। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब क्या है, इतना थक पैसा जाओगे लेके ब्रेड खरीदने के लिए, दैट इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन, जो कि जर्मनी में हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। बहुत ज़्यादा नोट वो रद्दी का भाव हो जाएगा, ठीक है ना, वो पेपर का भाव दिखेगा। तो हाइपर इन्फ्लेशन, तब जाके वर्ल्ड को एक दिमाग में बुद्धि खुला है क्या कि हम लोग ऑयल पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, अब हम लोग को डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है। और इस चीज़ को सऊदी अरब ने समझा है। और वहाँ के जो सलमान है, क्राउन प्रिंस है, वो क्या करते हैं आप समझो, आप समझ में आएगा तुमको। वो मेजर प्रोजेक्ट्स को अपनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अपनाते हैं, जैसे कि रत्नागिरी, हिंदुस्तान का रत्नागिरी कहाँ है, पावर प्लांट मुंबई में है, महाराष्ट्र में ना जी, वहाँ पे खर्चा करने का बात कर रहे थे, ठीक है। और उससे पहले देखिए कि ये क्या कर रहे हैं
कि वहीं का रीजन, ठीक है, नियोम एक रीजन है, यहाँ पे देखो नियोम एक रीजन है, यहाँ पे ये रीजन है, ठीक है, नियोम इस जगह पे क्या करना चाह रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वहाँ पे मेगा सिटी बनाया जाए। मेगा सिटी बनाना मतलब क्या कि अलग अलग तुम्हारा वहाँ पे चलेगा चीज़ भी, और अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगा जो हाँ बिल्कुल टूरिज्म पे ध्यान देगा और दूसरे चीज़ पे ध्यान देगा। जब दूसरे चीज़ पे ध्यान देगा तो उसको बहुत फायदा होगा, ठीक है। नंबर 1 अब बोला कि ही ऑल्सो इनिशिएटेड सेवरल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, और इन्होंने बहुत सारा सेवरल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किया, जैसे कि 1991 में हम लोग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए कि नहीं किए, ये हैं, माइंड से उड़ रहा है, वेपराइज हो रहा है चीज़ बीच। 1991 के बाद हम लोगों ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किया है अपने कंट्री में, बहुत किया है, FDI लाए हैं, ट्रेड बैरियर ख़त्म किए हैं, उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना। LPG बिल्कुल, LPG खुद अपने आप में एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है। उसी ऑन द सेम लाइन सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है वो क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की कोशिश करते हैं और सऊदी इकोनॉमी को खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं, लिबरलाइज कर दिए, ठीक है, और कंट्री फाइनेंशियल इकोसिस्टम को, ठीक है, यानी कि पेट्रो डॉलर्स पे जो डिपेंड करते थे, यानी कि पेट्रोलियम के ऊपर जो डॉलर आएगा उससे हम डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, अपना बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, क्यों कल के डेट में ऑयल क्राइसिस आ जाए तो हमको दिक्कत ना होना चाहिए, समझे ना। अब देखो हाइड्रोकार्बन्स, क्या होता है हाइड्रोकार्बन्स, साइंस के स्टूडेंट हो, क्या होता है हाइड्रोकार्बन्स बताओ जरा, क्या होता है कोमल हाइड्रोकार्बन्स, CH4 बोल दो, खाली मीथेन बोल दो, हाइड्रोकार्बन्स ही था ना। क्या होता है, क्या होता है रामानंद जी, हाइड्रोकार्बन में 2 भाग होते हैं, हाँ सही है। अब इसका मैं मेजर फॉर्म बता देता हूँ। एक फॉर्म क्या होता है आपका हाइड्रोकार्बन्स का, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल एक फॉर्म होता है। दूसरा फॉर्म क्या होता है आपका, क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम प्रोडक्ट सब होगा, एक गैस हो, नेचुरल गैस, ठीक है, वो क्रूड ऑयल से ही बनता है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, वही चीज़ है, वही चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। हाँ बोलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल, यानी कि जो आपका हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स क्या है आपका, क्रूड ऑयल को ही कहा जाता है कि उसका पार्ट है। तो देखिए जो हाइड्रोकार्बन्स यानी कि 60% ऑफ आवर रिक्वायरमेंट्स, मतलब भारत का रिक्वायरमेंट जो है वो वेस्ट एशिया से ही मिलता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है, यानी कि जो हम लोग ऑयल वगैरह क्रूड ऑयल हम लोग वहीं से मंगाते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए क्रूड ऑयल भारत सबसे ज़्यादा किस कंट्री से मंगवाता है, पता है? नहीं है, मारेंगे कान के नीचे, कौन है कंट्री वो? इराक है, इराक से मंगाता है। उसके बाद ईरान है, सेकंड ईरान है, ठीक है, हाँ उसका UAE है, सऊदी अरब बाद में है। पहला क्या है, इराक है, बोलना मत। अभी भी देखो इराक पे डिपेंडेंट थे ना, कब डिपेंडेंट थे इराक पे? 1991 से पहले भी और अभी भी। देख रहे हो इतिहास अपने आप को किस तरह रिपीट करता है। पहले भी डिपेंडेंट थे, 80s में भी डिपेंडेंट थे इराक पे हम लोग, यानी कि अच्छा रिलेशन है इराक के साथ हम लोग का थ्रू आउट द हिस्ट्री, ठीक है। यस, LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है, मेरे दिमाग से उतर रहा था ये चीज़। हाइड्रोकार्बन जो 2 भाग होता है आपका, क्या होता है, एक आपका रुको, आपका एक क्या होता है, क्रूड ऑयल होता है, और आपका एक LNG होता है। LNG मतलब क्या है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये अलग है। नहीं, LNG पर्टिकुलर टर्म नहीं आ रहा था मेरे दिमाग में, एक फॉर्म है, एक फॉर्म है, लिक्विफाइड कर दिया, बिल्कुल प्रेशर में रहेगा, हाई प्रेशर में, हाँ उसमें तो आप भी है यही होता है ना, आप मॉनिटरिंग, आपका मॉनिटरिंग करना पड़ता है आपको, पास्कल वगैरह वो प्रेशर वगैरह वो करना होता होगा, प्रोड्यूस वही ना, आप तो ज़्यादा समझ सकते हैं इस चीज़ को। हाँ हाँ हाँ, पूरा रिमोट वाला होता है, पूरा जाके आपका उसमें वाला होता होगा, मतलब कंट्रोल रूम से ही करते हैं ना। हाँ हाँ, कंट्रोल पैनल से हम लोग लैब में किए थे बीटेक के लैब में, मतलब आपके लेवल का नहीं, आप तो बहुत बड़ा लेवल है ये, ठीक है। देखो लीडिंग कंट्रीज इन सप्लाइंग क्रूड ऑयल क्या है, इराक है, सऊदी अरब है, ईरान है, ठीक है।
लार्जेस्ट LNG सप्लायर कौन है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सप्लायर कौन है? क्या है? कतार है। कतार हम लोग को LNG सबसे ज़्यादा देता है। कतार क्या है? कतार सबसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है। यहाँ पे बताए थे कभी? पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा किसी कंट्री का है तो कतार का है। ठीक है, देखो, इंडिया शुड गो फॉर लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स एक्विजिशन ऑफ एसेट थ्रू ओएल विदेश लिमिटेड। OVL मतलब क्या है? देखो, अब बात समझो कि ओएल विदेश लिमिटेड जो इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है कि बाहर एक्सप्लोरेशन का काम करती है और वो करके बिजनेस करती है, कमाती है। तो इंडिया का जैसे OVL है, ओएल विदेश लिमिटेड कंपनी जो है, इसको और अच्छे से काम करना चाहिए सऊदी अरब या फिर वैसा एरिया में, ताकि वो क्या करे, पैसा कमा सके और एक्सपीरियंस भी कमा सके। तो वही चीज़ बोला गया है यहाँ पे। लो, देखो यहाँ पे क्या बोला है? लो प्राइस बेनिफिटेड इंडिया। लो प्राइस बेनिफिट करेगा इंडिया को, मगर जान ही रहे हो कि क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि वो पास ऑन नहीं होता है, एक्साइज ड्यूटी बहुत लगाए जाते हैं। थर्ड देखो, इन्वेस्टमेंट देखो, वेस्ट एशिया में बहुत सारे कंट्री है जिसके पास सोवेरेन क्या है? सरप्लस है। सरप्लस क्या होता है जी? सोवेरेन वेल्थ फंड्स है। सोवेरेन वेल्थ फंड मतलब क्या है? देखो, तुम्हारा कंट्री यानी कि हम लोग का कंट्री जो क्या है, हम लोग डिफिसिट में चलते हैं, कर्जा में चलते हैं हर साल, बजट में हम लोग का डिफिसिट चलता है, फिजिकल डिफिसिट। मगर जो वेस्ट एशिया का जो कंट्री है, स्पेशली सऊदी अरब और भी कतार वगैरह, इसमें क्या है? सरप्लस पैसा है। अब जब सरप्लस पैसा है तो ये पैसा लगाएगा कहीं पे, यानी कि उसके पास जेब में ज़्यादा पैसा है, जितना खर्च करता है उससे पैसा उसका उभर जाता है। वो पैसा क्या करेगा? मार्केट में खर्च करेगा, और वो भी कौन सा मार्केट पे? इंडिया जैसा मार्केट पे जो बहुत बड़ा मार्केट है। तो चाहिए, इस पे क्या चाहिए? इसलिए चाहिए कि इंडिया के पास ऐसा प्रोग्राम और पॉलिसी हो, ऐसा स्टेबल गवर्नमेंट हो जो उसके सरप्लस को पूल कर सके। और जितना ही सरप्लस पूल होगा उतना ही FDI आएगा, जितना ही FDI आएगा उतना ही तुम्हारा जनरेशन होगा एम्प्लॉयमेंट का। जो जॉब लॉस ग्रोथ हो रहा था, जॉब लेस ग्रोथ, वो कम हो जाएगा। बात समझे? तो वही बोला जा रहा है कि सेवरल कंट्रीज इन द वेस्ट एशिया हैव सॉवरेन वेल्थ फंड। समझे ना? इसका मतलब क्या होगा? उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है। इंडिया इज वेल प्लान टू अट्रैक्ट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम वेस्ट एशिया। और इंडिया ने प्रयास किया है, मोदी जी बहुत प्रयास किए हैं, तभी तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि देयर आर न्यूज़ रिपोर्ट विद रिगार्ड टू इन्वेस्टमेंट बाय UAE। ठीक है, UAE भी करेगा इन्वेस्ट, और सऊदी अरब का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ये भी इंडिया को करने वाला है। गवर्नमेंट शुड स्टेप अप एफर्ट्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द वेस्ट एशिया। इसलिए गवर्नमेंट को और गेयर से और तेज़ी से प्रयास करना चाहिए ताकि वहाँ से क्या कर सके और अट्रैक्ट कर सके पैसा को। क्यों? जितना अट्रैक्ट करेगा उतना ही फ़ायदा है। ये नहीं कि आपके अट्रैक्ट से पहले दूसरा कोई अट्रैक्ट कर ले। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये कंट्री लोग बैठा है, भूखा बैठा है, आसियान कंट्री सब तुरंत खींच लेता है। ठीक है ना? और बोलता है कि एक दिन में हो जाएगा, खोल लो। क्यों? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत तगड़ा है वहाँ पे। न्यूजीलैंड में एक दिन में बिजनेस कर सकते हो। न्यूजीलैंड सबसे टॉप है वर्ल्ड का। न्यूजीलैंड में आप एक दिन में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही कंट्री में जाना चाहेगा जिस दिन में इंडिया में लगता है बहुत टाइम, वो भी उससे भी ज़्यादा लगता है। ठीक है, हाँ, बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखो, इम्प्रूवमेंट इन परसेप्शन इज़ द नीड ऑफ द आवर। बोला है कि परसेप्शन, जहन में इम्प्रूवमेंट होना बहुत, साइकोलॉजिकल लेवल पे इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम तुमको बार बार बोल रहे थे कि जो अबू धाबी नेशनल कंपनी है और सऊदी अरामको है, इसने क्या बोला? दोनों ने बोला कि हम $25 बिलियन, बहुत बड़ा रकम होता है, $25 बिलियन हम खर्च करेंगे। कौन? सऊदी अरब भी और आपका अबू धाबी भी। अबू धाबी क्या है? यूनाइटेड एमिरेट्स का एक पार्ट है, जैसे दुबई है उसी तरह आपका ये भी है अबू धाबी, कैपिटल है ना UAE का, और एक हिस्सा है। ठीक है, क्या है कि मेगा रिफाइनरी प्रोजेक्ट जो रत्नागिरी बोल रहे थे ना, रत्नागिरी में क्या करेगा ये लोग? FDI लगाएगा। कौन लोग? UAE का कंपनी और सऊदी अरब का कंपनी। ठीक है, मगर दिक्कत क्या है? बोले ना तुम लोग को, दिक्कत ये है कि महाराष्ट्र सरकार क्या कर रहा है? लैंड एक्विजिशन जो होना चाहिए, ज़मीन मिलेगा तभी तो लगाएगा ना। ज़मीन मिलने में उसको दिक्कत हो रहा है, और जब ज़मीन मिलने में इतना दिक्कत हो रहा है तो कहेगा वो FDI लगाएगा वहाँ पे, भाग नहीं जाएगा वहाँ से वो। तो हमारे कंट्री में दुर्भाग्य की बात देख रहे हो, आदमी आता है लगाने के लिए पैसा, मगर किसी न किसी पॉलिटिकल रीजन से टाइम पे क्लियर नहीं होता है, लैंड क्लियरेंस मिलता नहीं है, जिसकी वजह से पैसा फंस जाता है। आप बताओ कैसे लगाइए? ठीक है, नंबर 1 प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम को सुलझाना होगा। दूसरा देखो, एंडलेस लिटिगेशन है यहाँ पे।
हम आए हैं कंपनी, बाहर से हम कंपनी भारत में लगा दिए, ठीक है, कोई डिस्प्यूट हुआ, जब कोर्ट के पास गए तो कोर्ट हमको पता है कितना दिन में करके दिया, फैसला करके 5 साल में दिया है। तब तो ये झाल बजाते रह जाएंगे 5 साल, हम क्या करेंगे? और ऐसा यदि एक्सपीरियंस हुआ मेरा इंडिया के साथ तो हम आएंगे फिर से यहाँ पे? यही हो रहा है, इसलिए बोला जा रहा है कंटिन्यूस लिटिगेशन, मतलब बार बार लिटिगेशन लगा रहे हैं हम कि मेरा सर देखिए सॉल्व करिए मेरा प्रॉब्लम। अब बार बार कोर्ट के चौराहे पे घूम रहा है वो चीज़, ये बहुत ख़राब चीज़ है, समझे? देयर इज एंडलेस लिटिगेशन ऑन द सेल ऑफ मेजर स्टेक ऑफ मुंबई एयरपोर्ट, समझ गए? यानी कि क्या है, बार बार होता है। तो ये सभी चीज़ प्रॉब्लम है। यदि सक्सेस स्टोरी क्रिएट करना है भारत में एम्प्लॉयमेंट के लिए, एफडीआई के लिए वेस्ट एशिया से, जाहिर सी बात है हम लोग को अट्रैक्ट करना होगा और प्रोग्राम एंड पॉलिसी लेवल पे हम लोग को धड़ल्ले से काम करना होगा, ठीक है ना? अच्छा, लिबरलाइजेशन करना होगा, ट्रू फॉर्म में लिबरलाइजेशन करना होगा, ठीक है, नहीं तो खुदा बचाए, ठीक है? हाँ, लैंड एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन, लैंड चाहिए ना लगाने के लिए, अधीन है वो, आपका स्टेट सब्जेक्ट है। हाँ, नहीं कर रहा है, दिक्कत हो जाएगा, वही वाला बंगाल वाला अलायंस का गुटबाजी, गुटबाजी चलेगा बीजेपी का अगेंस्ट है, लेकिन बीजेपी के टाइम में ये बात हुआ था, डिले हो जाएगा। लोग झाल बजाते रहे, जो एम्प्लॉयड होने वाला था वहाँ पे, वो तो बैठ के अपना नाम कीर्तना करेगा, नाम सिमरन करेगा बैठ के वो। हाँ हाँ, वहाँ जाएगा तो आज स्टेबल है, मगर वहाँ जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि लैंड लॉक प्लस ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट। रत्नागिरी कहाँ पे, तुम लोगों को पता है रत्नागिरी कहाँ पे है? कहाँ पे? ये देख रहे हो तुम लोग रत्नागिरी, इधर आँख खोल के देख लो रत्नागिरी को, कोस्टल एरिया है, और यहाँ पे लगाने का क्या फ़ायदा होगा? स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। हाँ, लॉजिस्टिक कॉस्ट खत्म। $50 बिलियन है, पता नहीं कितना आ रहा है। हाँ बिल्कुल, सागरमाला प्रोजेक्ट से भी टच हो जाएगा वो, जोड़ दीजिए, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा। क्या बोले थे, नेशनल पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर 102 लाख करोड़ का, वो भी सपना पूरा हो जाएगा, ठीक है? लास्ट का देखो, बहुत मज़ेदार है करंट अफेयर्स चीज़, ठीक है? सुनो, लोकस्ट है, अब इसके बारे में हम लोकस्ट पढ़ेंगे। देखो 7 जून 2020 हिंदू पेपर में आया था और 28 मई को यही चीज़ आया, दोनों को क्लब्ड कर दिया गया है, ठीक है? क्लब्ड किया गया है ताकि आप लोग को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ सके, ठीक है? और ये किसके अंदर आ जाएगा तो देख लो, पेपर जल्दी से खोलो, जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। खोलो जरा, पेपर देखना है, बार बार देखना है जाके, वो तुमको दिख जाएगा वहीं पे, मगर फिर भी देखना है। 14 नंबर है, रामानंद जी को भी दिखा दो पॉइंट, ये लो, ये बहुत बैड हैबिट है, हम तुम लोग को बोल दिए कि बाय डिफ़ॉल्ट, हम बोले या नहीं बोले तुम लोग को लाना है, ये देखो, ठीक है ना? बोले नहीं बोला, अब हर एक चीज़ के लिए काहे बोलेंगे हम? नहीं, फोटो स्टेट होगा ना तुम्हारे पास, आज़ाद के पास अलग से है ना फोटो स्टेट, ये कल ये ला देगा, इसके पास है एक्स्ट्रा, हम करवाए, आज़ाद को बोले थे। चलिए इस चीज़ को देखते, समझिए, देखिए समझ में आया? कोमल विजिट की हो जगह पे, कहाँ पे, कितना नंबर पे? 14 नंबर पे है, ठीक है? तो देख रहे हो सिलेबस कैसे कवर हो रहा है, करंट अफेयर्स देखते हो, तीनों चीज़ पढ़ा है, तीनों सिलेबस से मैच किया है, इसलिए बोलते हैं करंट अफेयर्स पर होल्ड नहीं रहेगा तो जाओगे गिरोगे कीचड़ पे, ठीक है? जहाँ से कमल खिलता है, ठीक है, जहाँ से कमल खिलता है। और उस समय मोदी जी भी नहीं देखेंगे तुम कौन हो, कोई मतलब नहीं है, ऊपरी लेवल के लोग को देखा जाता है, ठीक है ना? इंक्लूसिव डेवलपमेंट कॉपी में लिखा जाता है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना चाहिए, जाओ कलेक्टर से मिलो, कितना इंक्लूसिव डेवलपमेंट है उन लोगों का, ठीक है ना? ये भी एक भारत का कड़वा सच है। देखते हैं लोकस्ट, ठीक है? तो बात समझो, देखो लोकस्ट क्या है,
देखो लोकस्ट क्या है, नीचे देखो, ये मेनली ट्रॉपिकल ग्रास ओपर विथ स्ट्रॉन्ग पावर्स ऑफ फ्लाइट। क्या होता है बाबू ट्रॉपिकल रीजन, क्या होता है हमको जरा बताओगे? तुम बोलोगे आजाद, ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है? हाँ, लोकस्ट के बारे में देखिए ना, उसमें आपका ये नंबर होगा, आपका 15 नंबर होगा, ठीक है। रमानंद जी को जा दिखा दो। हाँ, सबसे पहला वाला लोकस्ट स्वैम्स थ्रेटनिंग सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मिल गया ये हेडलाइंस। मैं पूछ रहा हूँ कि ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है, आजाद से पूछ रहा हूँ। आजाद बोलो, ट्रॉपिकल का मतलब क्या है? ट्रॉपिक्स का, अच्छा ट्रॉपिकल नहीं समझ में आया, ट्रॉपिक्स क्या होता है ये बताओ हमको। तुम बोलो कोमल, ट्रॉपिक्स क्या होता है? ऊंचाई। क्या बात है, ऐसे देखो, ऐसे ताली मारा जाता है ना एक ये वाला ताली मारा ही होता है। ज्योग्राफी तुम लोग का बहुत वाहियात है तुम लोग का। रमानंद जी बोल दीजिए। वही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकन के बीच में जो रीजन्स आएंगे वही क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है। तो कौन है, देखो यहाँ मैप में देखो, ठीक है, ये क्या है, ये तुम्हारा देखो, ये कौन सा डिग्री है? 23.5 डिग्री। ये इक्वेटर है, ये वाला इक्वेटर है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, देखो रांची को पार करते हुए कर्क चल रहा है, यानी कि कैंसर है, कैप्रिकन ये है, यानी कि ये दो रीजन के बीच में ये रीजन, ठीक है, हो गया, समझो बात को। इस रीजन के बीच में जितने भी कंट्रीज आएंगे, जितने भी एरियाज आएंगे, सब क्या कहलाएंगे? ट्रॉपिकल एरियाज कहलाएंगे। और ये जो ग्रास ऊपर है, लोकस्ट है, ये क्या है? इसी रीजन का फीचर है, समझे ना, यहीं पे होता है। अब हाँ बिल्कुल, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए उसको, एक्सीलेंट। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, आप देखो लोकस्ट का डेफिनेशन दिया गया कि मेनली ट्रॉपिकल ग्रास ओपर विथ स्ट्रॉन्ग पावर्स ऑफ फ्लाइट। इसका मतलब बहुत ही एबिलिटी है, बहुत तेजी से उड़ सकता है ये, और चट करके भाग जाता है, वो वाला काम भी करता है, ठीक है। ये क्या करता है, एक बार फसल को खा के उड़ जाता है। मैं बताऊंगा कितना फसल खा सकता है। देखो अब थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री की तरफ मूव करते हैं, लोकस्ट का थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं कि 13 लोकस्ट अपसर्ज हुए। अपसर्ज मतलब क्या होता है, अटैक हुए हैं। कब से कब? 1964 से 1997 का, जो कि बहुत डिजास्टरस इम्पैक्ट हुआ है फसल पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे, नंबर 1। नंबर 2 देखिए, 2010 के बाद कोई भी लार्ज स्केल ब्रीडिंग नहीं हुआ है, ठीक है। वंस उसके बाद क्या हो कि एक बार हुआ था, वंस अ सिग्निफिकेंट आउटब्रेक स्टार्ट, इट लास्ट फॉर अबाउट 2 years एंड देन देयर इज अ क्वाइटिस फॉर 8 years। कहा जा रहा है इसमें कि जब एक सिग्निफिकेंट आउटब्रेक स्टार्ट हुआ था और वो 2 साल तक रहा था, ठीक है। LWO जो कि रिपोर्ट कहता है, ये कहता है से दैट स्वाम बिल्डिंग ऑफ इस पोटेंशियली द वर्स्ट इन डिकेड्स, यानी कि जो स्वाम बिल्डिंग है, यानी कि लोकस जो बिल्डिंग है, ये इसका जो इम्पैक्ट इतना गंदा इम्पैक्ट होता है कि एक दशकों तक याद रहता है, एक दशकों तक इम्पैक्ट छोड़ देता है, ये इतना बर्बादी फैलाता है इन्वायरमेंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो वही है कि LWA क्या है, तो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, ये क्या करता है, मॉनिटरिंग एंड टैकलिंग पीरियोडिक आउटब्रेक्स ऑफ द लोकस्ट अटैक और अमंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द LWO इन जोधपुर। जोधपुर में ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, और ये क्या करता है, ये रिपोर्ट तैयार करता है, मॉनिटर करता है कि कितना लोकस के अटैक्स की वजह से कितना क्या इम्पैक्ट हो रहा है। और एक साइड तुम्हारा बाद में बताएंगे, एक साइड तुम्हारा पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पे काम करती है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से पहले आता है, उसके बाद इंडिया में आता है। स्टार्ट कहाँ से होता है, ये स्टार्ट हॉर्न ऑफ अफ्रीका से होता है। मैं बोल रहा था उस समय हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, सोमालिया है, जिबौती है, इरिट्रिया है, ठीक है, ये वाला कंट्री है, इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहाँ शुरू होता है, देखो यहाँ शुरू होता है, सुई 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 उड़ते पाकिस्तान क्रॉस करते इंडिया, सऊदी अरब में जाता है, सऊदी अरबिया से ही तोड़ के आ रहा है ना, या फिर यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। और यहाँ से आएगा तो मॉइस्चर लेते हुए आएगा। नीचे देखो, अब देखो द फेवरेबल कंडीशन क्या है उसके लिए, मॉइस्ट सैंडी ऑयल है, ठीक है। यानी कि मॉइस्ट सैंडी सॉइल क्या होता है, ये जब मॉइस्ट सैंडी सॉइल यदि मॉइस्ट रहे तो फेवरेबल कंडीशन इसलिए हो जाता है कि वो अंडा वगैरह वहाँ पे क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और इससे क्या होगा तुम्हारा, और दूसरा कारण क्या है कि 2019 में एक्सटेंडेड मानसून हुआ था, पता है तुम लोग को ये बात, यानी कि मानसून का पीरियड काफ़ी लंबा हुआ था और इंडिया में बारिश होकर अफरा तफरी मचा था ना केरल में, तुम लोग को याद है केरल में कितना अफरा तफरी मचा था।
और ये क्यों हुआ था, इसका कारण पता है तुम लोग को क्या है? इसका कारण तुम्हारा है पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। ये करंट अफेयर्स में पूछा जाता है, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ चुका है, इसके बारे में इंडियन ऑसिलेशन के बारे में पूछ चुका है। ये ज्योग्राफी का बता रहा हूँ, जो कि स्टार्ट नहीं किया हूँ। देखो होता क्या है, ये रीजन देखो, ये रीजन है, एक देख लीजिएगा मैप में, ये रीजन है और ये रीजन है। यदि दोनों के बीच में प्रेशर क्रिएट हो जाता है, एक मान लीजिए हाई हो गया, ये लो हो गया, तो कंपनसेट करने के लिए जाएगा। जब कंपनसेट करने के लिए जाएगा तो पानी का संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगा और इंडिया को इंटैक्ट कर देगा वो चीज़। यही चीज़ जो प्रोसेस होता है वो कहते हैं पॉजिटिव इंडियन डाइपोल ओशन डाइपोल। ठीक है, उसमें बोला जा रहा है कि हाई टेम्परेचर इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन। वेस्टर्न क्या हुआ जी? वेस्टर्न मतलब ये वाला एरिया, यहाँ पे हायर प्रेशर जनरेट हो जाएगा टेम्परेचर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ पे मानसून बढ़ जाएगा। और इससे और ये रीजन, इससे क्या होगा कि फेवरेबल कंडीशन तुम्हारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जनरेट होगा, जहाँ पे तुम्हारा जो सैंड है वो और मॉइस्ट हो जाएगा। जब और मॉइस्ट हो जाएगा तो टिड्डा या सो सम कॉल्ड एज फेवरेबल कंडीशन, और वहाँ से अपना बारात निकालेगा वो लोग। ठीक है, तो वही बोला है कि दिस लेड टू द रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल इन इंडिया एज वेल एज वेस्टर्न अफ्रीका। इसलिए जो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है, ये फिनोमेना से क्या हुआ कि इंडिया में भी बारिश हुआ 2019 में बहुत ज़्यादा, और साथ साथ यहाँ पे भी हुआ। इम्पैक्ट दोनों को करता है। और जब यहाँ पे बारिश हुआ तो टिड्डा लोग, खलबली मच गया टिड्डा लोग में, उड़ रहा है हवा में। ठीक है, मोस्ट अफ्रीकन डेजर्ट्स प्रिसिपिटेट लोकस्ट ब्रीडिंग। देखो आप बोला है ना कि जो अफ्रीकन डेजर्ट्स एरिया वाले हैं, तुम लोग पता है सहारा डेजर्ट का बहुत बड़ा रेंज है, ये वाला, ये पूरा पट्टी सहारा डेजर्ट है, यू नो, सारा इंडिया से बहुत बड़ा एरिया है सहारा डेजर्ट। ठीक है, ये वाला। तो बोला है कि जो अफ्रीकन डेजर्ट्स है उसको क्या हुआ, उसको बल मिल गया और वहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया। किसके लिए? लोकस्ट के लिए। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन बन गया। अब देखो लोकस्ट के बारे में बताया गया कि ये क्या है, शॉर्ट हॉर्न ग्रास ओपर है। ग्रास ओपर है, ग्रास ओपर समझते हो? आँख, हाँ आँख फुड़वा बोलते हैं, ग्रीन कलर का होता है रे, ऐसे उड़ता है। ठीक है, उसी तरह का आकार दिखता है। ठीक है ना, ये छोटा है, वही इसलिए शॉर्ट हॉर्न कहा गया है। ठीक है, लोकस का जो आकार है वो कठफुड़वा बोल रहे, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, आँखफुड़वा। ठीक है, आँखफुड़वा क्या साइज से छोटा होता है, हम कभी नहीं सुने थे कि आँखफुड़वा बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये फैमिली याद करने की जरूरत नहीं है। मगर अच्छी बात क्या है, इसका गजब चीज़ क्या कि 2 बिहेवियर स्टेट में ये रह सकता है। एक ग्रीगेरियस बताए थे हम जनवरी के करंट अफेयर्स में, एक ग्रीगेरियस स्टेट में भी रह सकता है और एक अलोन स्टेट में भी रह सकता है। अलोन स्टेट क्या बोलते हैं, सॉलिडेटरी, और ग्रीगेरियस सॉलिडेटरी मतलब क्या है कि आप क्षति नहीं करेंगे, आप सिंगल रहेंगे। ठीक है, नंबर 1। ग्रीगेरियस मतलब आप ग्रुप में, ग्रुप को स्वयं भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वयं करना। स्वयं मतलब ग्रुप में। जब ग्रीगेरियस स्टेट को अचीव करता है लोकस, तो उस समय बहुत ही भयानक इम्पैक्ट हो जाता है। क्यों? बहुत ही कलेक्शन में जाता है और पूरी तरह से वो क्या करता है, एग्रीकल्चर फील्ड को बर्बाद कर देता है। समझे बात को? तो यानी कि इसके पास यूनिक एबिलिटी है कि 2 बिहेवियर स्टेट में रह सकता है। एक सॉलिडिटरी यानी कि अलोन रहना, दूसरा क्या है, ग्रीगेरियस मतलब ग्रुप में रहना यानी कि स्वयं में रहना। ठीक है, देखो व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी इज लो, जब पॉपुलेशन कम रहेगा तो वो इंडिविजुअल लेवल पे क्या रहेगा, सॉलिडेटरी में रहेगा। जब वही पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो ग्रीगेरियस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यही बोला गया। देखो हर्ड बोला है ना, ग्रुप में, हर्ड में, स्वयं में, और अपना बिहेवियर को चेंज कर देगा और अपना हैबिटेट्स को चेंज कर देगा। द डेजर्ट लोकस्ट इज द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल लोकस्ट बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ सॉर्म टू फ्लाई रैपिडली अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंस। जो डेजर्ट लोकस्ट है, बताए थे ना, यहाँ पे मॉइस्ट मिल गया है, यहाँ पे सोमालिया में बारिश हुआ है तो यहाँ पे मॉइस्ट मिल जाएगा। जो डेजर्ट तुम्हारा डेजर्ट से जो लोकस्ट क्रिएट होगा, ठीक है, जो बनेगा वहाँ, वो बहुत डेंजरस लोकस्ट है। क्यों? क्योंकि ये लंबा तुम्हारा यात्रा कर सकता है और बहुत तेज़ी से फ्लाइट कर सकता है। ठीक है, अब क्या है तेज़ी का, देखो टिडीज, यही बोले थे ना टिडीज क्या है, टिडीज गुजरात के टर्म में, गुजरात में ये सबसे बुलाया जाता है टिडीज। ठीक है, और ट्रैवल क्या है, लगभग 16 किलोमीटर से 19 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि 1 घंटा में ये इतना लंबा यात्रा कर सकता है। द स्वैम्स यूजुअली ओरिजिनेट इन द पेनिनसुला, बोले थे अरेबियन पेनिनसुला या फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये चीज़ कहाँ से हो सकता है, आपका सऊदी अरब से भी हो सकता है। ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला से भी हो सकता है, साथ साथ आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका से भी हो सकता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में बता चुके हम, इथोपिया, सोमालिया, जिबौती, इरिट्रिया।
ठीक है, ये सब क्या बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या है मतलब सिंह है अफ्रीका का, देखो नहीं हो रहा है सिंह टाइप का। बिल्कुल बैनर देखने का लग रहा है। आकार ज्योग्राफी देख के ही हम लोग नहीं बोलते हैं। मालूम। हाँ इसलिए टर्म निकाला, समझ गए बात को। अब देखो टिपिकल लोकस स्वाम क्या होता है, इट कैन वेरी फ्रॉम लेस देन 1 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, अलग अलग इसका रेंज, वो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ नीचे देखो कि इसका कितना वो बर्बाद कर सकता है, देखो। और इस 1 स्क्वायर किलोमीटर स्वाम यदि 1 किलोमीटर का रेंज का स्वैम्प हो, देखो इधर देखो मैप, झुंड है, ये झुंड क्या है, 1 किलोमीटर तक झुंड है। यदि 1 किलोमीटर झुंड वाला क्या स्वैम्प आ रहा है, लोकस्ट आ रहा है, तो ये क्या कर सकता है तुम्हारा 40, उसमें कितने हो सकते हैं 40 मिलियन लोकस। 40 मिलियन लोकस मतलब क्या है, 40 मिलियन मतलब उसमें 4 करोड़ लोकस्ट हो गए उसमें 1 किलोमीटर के रेंज में, उसमें 4 करोड़ क्या लोकस है। और कैन इन ईट एज मच फूड एज 35,000 पीपल, समझो बात को, यानी कि 35,000 जो आदमी खाना खाएगा एक बार में चट करके निकल एक दिन में जाएगा, चट कर जाता है, एक बार में चट कर। सोचो कितना डेंजरस है, तुम लोग भूखे मर जाओगे, हंगर और पॉवर्टी ऐसे भी है कंट्री में, ठीक है। एज्यूमिंग दैट ईच इंडिविजुअल कंज्यूम्स 2.3 kg ऑफ फूड पर डे एज पर FAO, फूड ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मानना ये है कि ये लगभग पर डे लगभग 2.5 kg फूड चट कर जाता है अपने यात्रा के दरमियान। इतनी वो कैसे खा लेता है इतना खाना? वो जाके पूछो, तुम्हारी तरह होगा, ठीक है। उसको एक चट कर जाता देखो रेगुलर मैकेनिज्म बिटवीन इंडिया, आप देखो अब बोले कि ये प्रॉब्लम केवल इंडिया के लिए नहीं है, बोल रहे थे पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम है, तो पाकिस्तान समझिए, वहाँ पे देखिए मैप देखिए, राजस्थान में क्या है, इंडिया में राजस्थान में जो मुनाबो है और उधर आपका क्या है खोखरापोर है, ठीक है, खोखरा, ये दोनों जगह पे क्या है आपका, ये दोनों जगह पे मैकेनिज्म अपनाया जाता है और देखा जाता है किस किस टाइप का प्रॉब्लम है और डायलॉग बाजी किया जाता है कैसे कैसे मेजर्स ले। क्यों, ये तो ह्यूमन का बाउंड्री है ना, ये तो रियल बाउंड्री तो है ही नहीं, तुम लोग को बताया गया है, ये है हिमालय थोड़ी है, ये तो आदमी बनाया है। हिमालय क्या है, नेचुरल बाउंड्री है, ये तो आदमी बनाया है, यानी कि यहाँ पे कुछ होगा तो यहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो सीधा है ना, क्लीन है ना, तो इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन चलता है इंडिया और पाकिस्तान का दोनों का। हाँ ठीक है, ये समझना होगा आपको। कोई हमसे पूछ रहा था उस दिन कि सर बिहार में कैसे आ गया ये उफान साइक्लोन, हम बोले बाबू कोई नेचुरल बैरियर है बीच में, एकदम धरातल खाली है, प्लेन ठीक है ना, उड़ के आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, लोगों को लगता है कि दूर है तो नहीं आएगा, भाई बीच में नेचुरल बैरियर भी तो होना चाहिए ना, बैरियर ही रोकेगा ना उसको, जैसे हिमालय क्लासिकल एग्जाम्पल आपका, 9 किलोमीटर ठीक है। हाउ लोकस्ट, देखो हाउ लोकस्ट मेक अ स्वैम्प, लोकस्ट जो स्वैम्प कैसे बनाते हैं, स्वैम्प मतलब हर्ड, हर्ड मतलब क्या, ग्रुपिज्म, ग्रुप कैसे बनाते हैं, देखो इसका 2 प्रोसेस होता है, ठीक है, इसका 2 प्रोसेस का नाम क्या है, इसको कहते हैं, देखो इसको इधर कहते हैं, रुको रुको देखते हैं हम, एक होता है टच, इधर देखना, ठीक है, एक टच है और एक सेरोटिनिन है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या है तुम्हारा कि जब एक लोकस दूसरे को टच करता है तो उसका इम्पैक्ट होता है, ठीक है, नर्व्स पे, और इससे क्या होता है कि लोग सब साथ में आना शुरू कर देते हैं और झुंड बना लेते हैं, नंबर 1। सेरोटोनिन से क्या होता है, सेरोटोनिन भी क्या होता है, ये भी आपका एक एडिशनल फैक्टर है, इससे आपका मूड और सोशल बिहेवियर चेंज हो जाता है लोकस्ट का, और इससे क्या होता है सब फिर झुंड में आ जाते हैं। यानी कि लोकस्ट को प्रभावित करने के लिए 2 प्रक्रिया हो रहे हैं यहाँ पे, एक प्रक्रिया का नाम है टच और एक प्रक्रिया का नाम है सेरोटोनिन, समझ में आया। तो यहाँ पे भी देख लो, इंसेक्ट बायोलॉजिस्ट टेल अस दैट लोकस इज बाय द नेचर रिलेज एंड सिंगलेटन नॉट मिक्सिंग विद अदर्स इन द सेम ग्रुप, ठीक है, ये दूसरे ग्रुप के साथ मैच मिलता नहीं है, अपना झुंडी के साथ रहता है। हाउएवर व्हेन द हार्वेस्ट सीजन अराइव्स दिस सिंगलेटन्स टीम अप विद अदर्स एंड बिकम आर्मी ऑफ स्वैम्प टू अटैक प्लांट्स फॉर फूड, मगर जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो दूसरे ग्रुप्स का लोकस्ट कई दूसरे ग्रुप से मैच करके जाते हैं यात्रा पे, जहाँ पे ये चट कर जाते हैं चीज़ों को, क्या करते हैं चट कर जाते हैं, नेचुरली बहुत खा जाते हैं, और इसलिए इन्वायरमेंट पे भी बहुत बड़ा बात है, और इसको मार के लोग खाते भी है, पाकिस्तान में भी खाते हैं और अफ्रीका में भी खाया जाता है, इसको मार के खाया जाता है। अरे भुजिया बनता है, लगता है भुजिया। का भुजिया बनता है जो वहाँ तेरा में खाता